सम कर दो। तो अब इसको इन्वोक कैसे करें भाई, ये तो एनोनिमस था, लेकिन एनोनिमस तो खुद था ना। अगर आप टेक्निकली देखें तो माई लैम्डा के अंदर ये जाके स्टोर हो चुका है। तो जब भी आपको ये लैम्डा की फंक्शनलिटी अचीव करनी होगी तो आप माई लैम्डा को इन्वोक करेंगे, उसके अंदर अपने पैरामीटर पास करेंगे और आपका काम हो जाएगा। अगेन याद रखिए कब इसको इस्तेमाल करें, जब आपकी फंक्शन जो हो वो रिलेटिवली सिंपल हो, उसके अंदर एक ही काम हो रहा हो, सिंपल सी वैल्यू रिटर्न हो रही हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने रिटर्न का एक्सप्लिसिट वे में कीवर्ड यूज़ नहीं किया, वो खुद ही उसको पता है कि यार सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है, एक्स और वाई को लेना है, इनको प्लस करना है और उसको रिटर्न भी कर देना है। ये एक लाइन में देखिए क्या क्या कर रहे हैं, ना डेफ लगाना पड़ा, ना पैरामीटर के राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़े, ना कॉलन के बाद लाइन को ब्रेक करके नीचे लाना पड़ा जो कि वैसे फंक्शन में लाजमी है, और ना ही जब रिटर्न करना था तो रिटर्न का कीवर्ड एक्सप्लिसिट वे के अंदर लिखना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा जब आपके ऐसे स्मॉल यूज केसेस हों, ऐसे स्मॉल फंक्शंस हों, तब तो लैम्डा कारआमद है। कोई बड़े जिनके अंदर वेरिएबल बन रहे हों, डिफरेंट चीज़ें हो रही हों, उसके लिए आप डेफ वाला तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। मेक सेंस? कूल। तो ये था आपका लैम्डा फंक्शन। जी भाई जो कुछ फंक्शन होते हैं जिन वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने कोई याद हो कॉल बैक फंक्शंस याद है, तो आप क्या करते थे, एक फंक्शन होता है जिसकी कोई फंक्शनैलिटी है, लेकिन उसके अंदर वो आपको लेट से मैं आपको फाइंड की अगर एग्जांपल दूँ, फाइंड आप एरे के ऊपर चला सकते हैं एज अ होल, लेकिन उस फाइंड की एक सलाहियत है कि वो आपको एरे के हर एलिमेंट का इंडिविजुअली एक्सेस देता है। अगर आप चाहते हैं उस इंडिविजुअल एलिमेंट्स में लैम्डा को या किसी फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर लें, इंटरलिंक कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन जो कि फाइंड इटसेल्फ है एज अ होल, उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए आप लैम्डा पास कर सकते हैं कि भाई अब ये हर आइट्रेशन में चले। तो कॉल बैक फंक्शन अगर आपको याद हो तो यूजुअली पाइथन के अंदर जब आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर पासिंग कॉल बैक फंक्शन एज अ लैम्डा फंक्शन। थोड़ा समझ आ गया? बाकी इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे। अभी आपके लिए लैम्डा जो है वो बहुत स्कोप रखा गया, छोटा रखा गया, तभी आप देखें इसके बाद ख़त्म है। हम इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ज़्यादा यूज़ केसेस भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें ये क्लीन और कंसाइज वे है टू राइट योर फंक्शन, नथिंग स्पेशल। लेकिन इसका स्पेसिफिक यूज़ केस है, ये आपके बड़े बड़े फंक्शंस के लिए नहीं बना हुआ जो आप बनाते हैं, ये आपके छोटे मोटे जिनका बड़ा ही एक स्पेसिफिक काम हो, ये उनके लिए बना हुआ है। ये आपके वेरिएबल बनाने और डिफरेंट चीज़ें करने के लिए नहीं है। अच्छा, एंड अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे और प्लेस टू यूज लैम्डा ओवर फंक्शन और डेफिनेशन फंक्शन ओवर लैम्डा। जहाँ पे आपका दिल चाहे आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल आपको पता है, ग्लोबल वेरिएबल जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप अपनी फाइल में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली लाइन में करो, 1000वीं लाइन में करो, इट्स ऑल अप टू यू। स्कोप्ड वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल होते हैं बेसिकली उनका एक स्कोप होता है, वो विद इन द स्कोप इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसके बाद वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाते हैं। या हमने आगे पढ़ना है गार्बेज कलेक्टर मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर उसका कोई फुटप्रिंट नहीं बचता, वो टाटा बाय बाय हो जाता है, वो मेमोरी में रहता ही नहीं है। नीचे आ जाओ, आई गेस दैट्स ऑल। सही, बल्कि दिखा दो यार क्या। डबल स्टैरिक क्या करता है भाई, जिस तरीके से पहले आप क्या करते हैं, सिंगल स्टैरिक आपकी तमाम सेपरेट वैल्यूज को एक टपल में कन्वर्ट कर देता है। डबल स्टैरिक क्या करता है, आपके सेपरेट की वैल्यू पेयर्स को एक टपल बना देता है या फिर सेट बना देता है, सॉरी डिक्शनरी बना देता है या सेट बना देता है, डिक्शनरी। क्या बना देता है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं कि भाई की वैल्यू पास की गई है तो डिक्शनरी बना देता है। सही, नीचे आ जाओ स्पीड में आ जाओ। जनरेटर फंक्शन ट्रस्ट में बहुत एक एडवांस टॉपिक है, आपको बहुत ही छोटे लेवल पे बताया गया है, बहुत ही उसकी बेसिक बताई गई है, तो इसको थोड़ा बेसिक ही रखना अपने जहन में भी। डोंट ट्राई टू कि भाई इसको मैं फुल एडवांस में समझ लूँ, थोड़े घबरा जाएंगे आप, सही, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जितना मैंने आपको बताया था ना कि एक फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करता है। अच्छा, मेरी बातों पर आप गौर कीजिए, करें क्योंकि मैंने आप में से ना अक्सर जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ ना, आप माशाल्लाह आपको 6 महीने हो गए, लेकिन जब आप अपनी बात डिलीवर कर रहे होते हैं ना,
आप आम अल्फाज का चुनाव करते हैं जो कि आप डेली अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं ना, आप उनका चुनाव करते हैं। कोशिश करें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स को इंटीग्रेट किया करें अपनी बात की डिलीवरी के अंदर, ये आपको स्टैंड आउट करता है, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखा करें, जब मैं बताता हूँ ना तो आप कॉन्सेप्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, लेकिन वोकैबुलरी भी लिया करें, ताकि जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को अपनी बात डिलीवर कर रहे हो ना, तो एक टेक जार्गन्स और जो वोकैबुलरी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है एक समझदार बंदे को समझने के लिए, और एक नॉन टेक्निकल के ऊपर आपका इम्पैक्ट डालने के लिए कि हाँ यार इज़ अ राइट गाय जिसको मैंने बात के लिए चुना है और ये मुझे बात बता देगा। ठीक, और इंटरव्यू में तो आपको यकीन माने बेतहाशा हेल्प करेगा अगर आप वोकैबुलरी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो खैर जनरेटर फंक्शन क्या करता है? जनरेटर फंक्शन आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक आइटरेटर होता है। आइटरेटर से मुराद है जिसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हैं, जैसे आपके पास एरे होता है उसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हैं। और ये आपको क्यों आइटरेट करने की मदद देता है और ये क्या है इसमें और आम फंक्शन में क्या फ़र्क है? आम फंक्शन वैल्यू प्रोड्यूस कर देता है जैसे आप उसको इन्वोक करते हैं। जो भी उसमें रिटर्न करने के लिए होता है बोलता है भाई मुझे ये रिटर्न करने को बोला, भाई ये तुम वैल्यू लो, अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं, रिटर्न वैल्यू वेरिएबल को दे देता है, बोलता है इसको इस्तेमाल करो। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर फंक्शन आपकी वैल्यू को प्रोड्यूस करता है लेजीली, सही है, आराम से, क्योंकि आप इससे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ कीवर्ड। उस कीवर्ड का नाम है यील्ड। क्या है? YIELD, यील्ड। कि भाई ये फंक्शन आपको 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आम एक फंक्शन को बोलूँ रिटर्न 1 और रिटर्न 2, तो वो रिटर्न 1 पे ही बोलेगा भाई बात खत्म, यहाँ से आगे मुझे नहीं पता तुम और क्या बोल रहे हो, या फिर एरर देगा जो आप देखेंगे। लेकिन जनरेटर क्या बोलता है? अगर मैं इसको बोलूँ ना यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, तो वो एक एक को समझेगा। आपको पहले 1 भी देगा, फिर आप आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको 2 भी देगा, फिर आप आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको 3 भी देगा। किसकी मदद से? अंदर यील्ड की मदद से लेजीली प्रोड्यूस करेगा, और जब गेट करने की बारी आएगी तो नेक्स्ट का मेथड मुझे अगली वैल्यू को एक्सेस करने में आसानी और सलाहियत मुझे देगा कि मैं आगे जा सकूं। ज़रा नीचे आना, दिखाना है इनको। आई गेस आप ये थ्योरी पढ़ लेना, जो 4 स्टेप्स की थ्योरी है, ये आपको बड़ी हेल्प करेगी। मैंने अपने अल्फाज में आपको समझाया है। अगेन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अल्फाज में बताऊं, यहाँ पे रट्टा ना करवाऊं, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ थ्योरी को जाके पढ़ना है। अच्छा, ये आप देखें, सिंपल जनरेटर यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे सिंपल जनरेटर को एक जेन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो भाई अब होगा क्या, ये यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3 मुझे कैसे मिलेगा? 1 कैसे मिलेगा अलग से, 2 कैसे मिलेगा अलग से, 3 कैसे मिलेगा अलग से? तो मेरे प्यारे दोस्तों नीचे आप देखें, इसके ऊपर मैंने फॉर का लूप चला दिया। अच्छा, जब फॉर लूप चला देते ना जनरेटर फंक्शन, जनरेटर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने आपको बताया ये फंक्शन रिटर्न करता है, या फिर आइटरेटर के ऊपर, तो ये बिहाइंड द सीन नेक्स्ट को खुद ही कॉल कर रहा होता है। यहाँ पे आप कहीं नेक्स्ट का मेथड देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि जब आप फॉर अपने जनरेटर फंक्शन के ऊपर चलाते हैं तो ये खुद ही हर आइटरेशन में आपके फंक्शन के ऊपर नेक्स्ट का मेथड कॉल कर रहा होता है, इसलिए भी आपको नेक्स्ट दिख नहीं रहा। तो होगा क्या, आप देख सकते हैं फर्स्ट आइटरेशन में 1 मिला, सेकंड आइटरेशन में 2 मिला, थर्ड आइटरेशन में 3 मिला। हालांकि था क्या, एक फंक्शन था, लेकिन तभी मैंने आपको बता दिया था कि जनरेटर फंक्शन इज नॉट जस्ट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है जो कि एक आइटरेटर है, तभी आप इसके ऊपर फॉर का लूप चला सकते हैं। मेक सेंस? अब नीचे आ जाओ भाई। अब जरा नेक्स्ट तो दिखाएं। दूसरा तरीका ये कि अगर आप फॉर लूप के थ्रू नहीं करना चाहते, एक्सप्लिसिट वे में खुद ही वैल्यू को गैदर करना चाहते हैं, तो आप हर बार उसके ऊपर नेक्स्ट 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 का मेथड इन्वोक करें। वो फर्स्ट टाइम 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। जब 3 दे देगा उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर नेक्स्ट चलाया तो क्या होगा? एरर आएगा, बिकॉज इट्स एग्जॉस्टेड। जितनी भी वैल्यू यील्ड थी वो इसने प्रोड्यूस करके आपको दे दी। अब अगर आप इसके ऊपर नेक्स्ट चलाएंगे तो ये आपको एरर देगा, याद रखिएगा, एरर देगा। मेक सेंस? ठीक है जी। 1 to 3 तक तो आपको देगा, 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा। हाँ, आप ऊपर वेरिएबल बनाए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें, पास कर दें, मसला नहीं है। ठीक, वो तो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअल वैल्यू उसके अंदर कोई भी पास कर दो भाई, सही है। आई गेस दैट्स ऑल। नीचे आ जाओ। रिकर्सिव फंक्शन, आई गेस रिकर्सिव फंक्शन इज़ वन ऑफ माय मोस्ट, क्या कह सकते हैं, फेवरेट टॉपिक, जो मैं पढ़ाना भी बड़ा मज़े से पढ़ाता हूँ मैं। याद रखिएगा, रिकर्सिव फंक्शन तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं।
आप यकीन माने अपने फेलो डेवलपर्स जितने भी लोग बनाते हैं ना कोड प्रोजेक्ट जो भी बना रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ 6 महीने हो गए, जिसने भी जो भी प्रोजेक्ट बनाया ना उसने रिकर्सिव फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसको समझ ही नहीं आता होगा कि भाई इसका इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है। वो आराम से अपने लूप बनाता होगा, एरे बनाता होगा, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करता होगा। ये आप तब करते हैं जब आपको वाकई पता चलता है यार कब इसका ये जमा के यूज़ केसेस को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अपना एक एम बना लें कि आपको ये इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसे नहीं बस इस्तेमाल करते हैं, वाकई एक पॉइंट बनाना है कि यार यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और फिर वहाँ पे करें। ये जनरेटर भी एक ऐसी चीज़ है और ये रिकर्सिव फंक्शन भी ऐसी चीज़ है कि जब आप ये इस्तेमाल करने लग जाए ना तो मेरी बात रख लेना, आप एक अच्छे बल्कि नहीं बहुत अच्छे डेवलपर बन चुके हैं। आपको पता है ये कब इस्तेमाल करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं, इनको ऐसे ही अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लेना और ना ही करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस टू यूटिलाइज दीज फंक्शनलिटीज़, और जब आप ये पता हो कब इस्तेमाल करना है, आपको ये चीज़ का इन हो जाए, बेस्ट है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन ये था कि फंक्शन अपने स्कोप में अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इट्स नॉट लाइक कि मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर दूं। कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो फॉलो करनी है, जिसको मैंने बोला था बेस केस। बेस केस ये चीज़ बताता है कि भाई वरना तो फंक्शन चलता रहेगा अपने अंदर। एक फंक्शन को अगर मैं अपने अंदर ही इन्वोक कर दूं वो तो आइट्रेशन के अंदर चलता रहेगा, तो आपने ये भी तो बताना है कि भाई कब स्टॉप करना है। तो हमेशा रिकर्सिवनेस को अचीव करने से पहले ये बता दो कि भाई कब रिकर्सिवनेस को टर्मिनेट करना है, कब ब्रेक करना है, तब ये बेस केस आता है कि आपने बता दिया कि भाई जब n 0 हो जाए ना तो बस रिटर्न कर देना, फिर रिकर्सिव फंक्शन को अपने अंदर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपका एक्चुअली रिकर्सिव केस आता है कि भाई कब अपने अंदर मुझे बार बार कॉल करना है। वो तो फिर आपकी लॉजिक ही गलत है ना, लॉजिक का ब्लेंडर मैं नहीं बता रहा, मैं आपको इसकी प्रीरिक्विजिट्स बता रहा हूँ जो उसकी है, इसकी रिकर्सिव फंक्शन की, वो तो आपका लॉजिक का ब्लेंडर है। ठीक है, आ जाओ भाई नीचे। आई गेस अब नीचे जो है वो तमाम इसकी वो है एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। नीचे आ जाओ, गार्बेज कलेक्टर इसी में ही है, नीचे है मेरे ख्याल से। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अगर इसमें है तो ठीक है, वरना आई गेस दैट्स ऑल। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर का दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, आज मैं इसलिए रेपिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से पहले हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, तो मैं आगे के टॉपिक्स इसलिए कवर नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो पढ़ाया है और जो अभी चीज़ें रिमेनिंग है उनको अच्छे से हम फोकस कर लें, ताकि आप अच्छा सा एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म कर लें। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? पहली चीज़ तो यह है, आपको गार्बेज कलेक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नेचर है। क्या है भाई? आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, अब आपने उसको लाइन 1 पे बनाया। अब आपका जो प्रोग्राम था वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन के ऊपर मुश्तमिल था। तो क्या आपने अगर उस लाइन वेरिएबल को जो फर्स्ट लाइन पे बनाया था और थर्ड लाइन पे यूटिलाइज कर लिया, क्या आपके जहन में ये चीज़, आपका जो जहन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन तक वो वेरिएबल मेमोरी में जगह बनाए रखे? हालांकि मैंने उसको तीसरी लाइन के अंदर यूटिलाइज कर लिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब मैं उसको थाउजेंड्स लाइन तक नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो यही चीज़ जो कि आपको भी समझ आ रही है, पाइथन ने भी इसी को चीज़ को समझा, और एक कॉन्सेप्ट इन जनरल प्रोग्रामिंग का है, ये पाइथन का सिर्फ नहीं है, वो है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन यही होता है कि अगर किसी वेरिएबल का कोई रेफरेंस आपके प्रोग्राम में फर्दर इस्तेमाल नहीं हो रहा, रेफरेंस काउंट मौजूद नहीं है, कि भाई अब लाइन नंबर 1 में अगर मैंने उसको बनाया था और लाइन नंबर 3 में इस्तेमाल कर लिया है और आगे थाउजेंड्स लाइन तक उसका कोई रेफरेंस और इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं उस वेरिएबल को यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो इसको मेमोरी से अब हट जाना चाहिए, इसको रिमूव हो जाना चाहिए। ये वो चीज़ है जो कि गार्बेज कलेक्शन कहलाती है। इसकी थ्योरी इनमें से किसी एक शीट के ऊपर लिखी हुई है, सबसे नीचे, ज़रूर पढ़िएगा। और आई गेस दैट्स ऑल। सॉरी, वो खुद इंटरनली करता है, वो जो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है उसको पता होता है इस वेरिएबल के रेफरेंस कितनी बार इस्तेमाल होता है। टेक्निकली अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो रेफरेंस काउंट बढ़ा रहा होता है। लेट्स से मैंने बोला नेम इज इक्वल टू मुबशिर, मैंने लाइन नंबर 2 में उसको यूज़ किया तो उसका रेफरेंस काउंट हो गया 1। मैंने उसको लाइन नंबर 5 में इस्तेमाल किया, उसका रेफरेंस काउंट हो गया 2। मैंने उसको लाइन नंबर 100 पे इस्तेमाल किया, उसका रेफरेंस काउंट क्या हो गया 3। अब जब मैं वो रन हुआ ना तो लाइन नंबर 1 पे वो इस्तेमाल हो गया, तो उसका रेफरेंस काउंट 3 से क्या हो गया 2, क्योंकि 3 लाइन पे जब मैं उसको पहली बार इस्तेमाल करता वो तो हो गया, तो उसका एक रेफरेंस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। लाइन नंबर 5 पे लेट्स से मैं उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहा था, कोड एग्जीक्यूट हो गया,
सही है, उसका एक और रेफरेंस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब कितना रह गया उसका रेफरेंस 1, जो कि लाइन नंबर 100 पे था। जैसे ही वो लाइन नंबर 100 पे वो वाला वेरिएबल इस्तेमाल होगा ना, उसका रेफरेंस काउंट कितना हो गया, 0। कि भाई अब 1000 लाइन तक जाते जाते ये कहीं पे भी ये दोबारा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके रेफरेंस काउंट क्या हो गया, 0। जैसे ही वो 0 होता है, गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, बोलता है इस वेरिएबल को मेमोरी से स्वैप आउट कर दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, थोड़ा और मैं डिटेल में समझा दूँ। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसमें आपकी तरफ से कुछ सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं। अच्छा, जब एक सवाल काफ़ी स्टूडेंट की तरफ से आता है ना, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि बेचारे सवाल कर ही नहीं पाते। तो माशाल्लाह मुझे एक बात पे तो बड़ी खुशी है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स की ऑफर हो रही है और वो इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो सबसे पहले तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खुशी है मुझे। अब एक बात सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, और हमने सुना है कि इस फील्ड में बैकग्राउंड होना लाजमी है। सही, कंप्यूटर साइंस के आप हों प्रीरिक्विजिट है, तभी आपको स्क्रीन प्रोसेस से आप गुजर के एक्चुअली आपका इंटरव्यू होगा और आप हायरिंग को पहुंचेंगे। तो मैं आपकी ये बात को पहले क्लियर कर दूं, ऐसा कहीं कतन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होगी तभी आप कुछ कर पाएँ। आज मैंने 2 इंटरव्यू लिए हैं, कल मैंने कॉल लिया था, तो पिछले 2 दिन में मैं 3 इंटरव्यू ले चुका हूँ। अभी तक मैंने या मुझे ऊपर से किसी ने नहीं बोला कि भाई इससे पहले ये पूछो कि इसने कंप्यूटर साइंस किया है कि नहीं किया। नहीं, हम पूरा पता करते हैं कि भाई डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन के लिए है इंटरव्यू। एक की फुल स्टैक के लिए थी, एक की रिएक्ट नेटिव के लिए थी, और तीसरी की पता नहीं किसके लिए थी। बस फिर उसके क्वेश्चन उससे करते हैं, उससे एक्सपीरियंस पता करते हैं, उसके हिसाब से उससे क्वेश्चन करते हैं। कोई अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है कोई मसला नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं शेफ़ बनना चाहता था, जो बिल्कुल ही अलग फील्ड है। अगर यकीन नहीं हो तो प्रीथम पता है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, सही, 2019 के जाके उसका एडमिशन फॉर्म देख लीजिएगा, मेरा नाम भी उसमें मौजूद होगा इंशाल्लाह। तो 2019 में मेरा पूरा मूड था कि भी मैं जाके शेफ़ बनूंगा और खाने बनाएंगे, खाने खाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर आ गए इस फील्ड के अंदर, तो कोई बैकग्राउंड नहीं, और जो हमारी पढ़ाई की सोचती हुई थी कि फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो दोनों चीज़ें नहीं हुई, और ना ही हमने इस चीज़ पे दोबारा गौर किया। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी फील्ड से हैं, कोई किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास अच्छी है, बेहतरीन है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास डिग्री ही नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप फिर भी कर लेंगे। कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी प्रीरिक्विजिट होती है कि भाई कम से कम ग्रेजुएशन बैचलर्स होना चाहिए, लेकिन काफ़ी हज़ारों ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर ये भी चीज़ मौजूद नहीं है कि अगर आपके पास इंटर भी है, अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, आप आराम से गुजर सकते हैं। आपका इंटरव्यू भी होगा, आपका हायरिंग भी होगी, और सैलरी पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपने अच्छा काम किया है तो ये नहीं देखेंगे अच्छा इसने परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके पास डिग्री नहीं है, तो वैसे अगर 1 लाख मैंने देना था, इसके पास डिग्री है तो इसको 30,000 दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही किया है तो 1 लाख है तो 1 लाख ही होगा, भले वो बैचलर्स किया हो, भले मास्टर्स किया हो। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी तब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे साथ में मास्टर्स के लोग बैठते थे, तो हमारी कोई सैलरी के अंदर कुछ भी डिफ्रेंशिएशन इतनी नहीं थी, बेहतरीन सब साथ साथ चल रहे थे, ज़बरदस्त। ये वो चीज़ें जो मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं ऐसा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ हवाओं में कि भाई ऐसा हो जाता है। इन चीज़ों से मैं होके गुजरा हूँ, और मैंने इस चीज़ के इन चीज़ों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखा इंटरव्यू प्रोसेस में और हायरिंग प्रोसेस में। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि इस बात पर डिमोटिवेट होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मेक सेंस? कूल। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आपके अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आपको ये पढ़ाएंगे हमारे उन्होंने हार चहीते नहीं भाई। इट्स 8:07, 8:07 हो रहे हैं। 8:10 पे आफ्टर 3 मिनट्स ब्रेक वी विल कंटिन्यू। अच्छा, लास्ट क्लास में सर मुबशिर ने आप लोगों को ये रिपोर्ट 9 दी थी पढ़ने के लिए, किसने पढ़ी थी? और आज अगर एग्ज़ाम होता तो? सर हमें यकीन का नहीं होगा। तैयारी है? बड़ी तैयारी है, रिपोर्ट 9 पढ़ी नहीं है सर? सर पढ़ी है, लेकिन खैर कोई इतनी मुश्किल थी नहीं। अगर आप लोग इसको ओपन करते तो बच्चों वाली एग्जाम्पल्स के साथ ये स्टार्ट होती है और थोड़ा सा जो है ना हाई लेवल पे जाती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन जो है ना, जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं, कोई फंक्शन लिखा हम लोगों ने, ये और उस कोड को जब हमने एग्जीक्यूट किया
तो हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स आते हैं या अनयूजुअल एरर्स आते हैं उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। बेसिकली कहते ही एरर्स को है, वो एरर्स जो अनएक्सपेक्टेड हमारे पास आ जाते हैं। और ये चीज़ पाइथन के अंदर कोई नई नहीं है, आप लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी थी, ट्राई कैच पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर आपके पास एसिंक्रोनस टास्क थे तो आपने डॉट देन डॉट कैच पढ़ा होगा। नेक्स्ट जेस में आए आप लोगों ने एपीआई हैंडलिंग की, वहाँ पर ट्राई कैच पढ़ा था। कुछ भी नहीं है, सिमिलर है बिल्कुल। उसके अंदर ट्राई कैच था, इसके अंदर ट्राई एक्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। अच्छा, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो इसके एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर। अब इसको करना क्यों है? सबसे पहली बात, हमारे पास क्या होता है कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जिसको नहीं पता तो भाई मुंह छुपा कर ही बैठे। अच्छा, पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। वो क्या करती है? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। फर्स्ट लाइन पे आई, उसको एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर कोई एरर नहीं था, उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेकंड लाइन पे आई, कोई एरर नहीं था, एग्जीक्यूट कर दिया। ये ऐसे नहीं करती कि पूरे के पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट कर दे, जब कोई एरर आया फिर बताए कि भाई फिलहाल लाइन पे आई, आपके पास एक एरर है, जाके उसको सॉल्व कर दे। ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या होता है पाइथन के अंदर, आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब आपने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट किया, थर्ड लाइन के पास आपको एरर मिला, वो जो आपकी एग्जीक्यूशन थी वो वहीं पर ही क्रैश हो जाएगी। उसके बाद का जो भी कोड है वो आपका चलना ही नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उन एरर्स को हैंडल कर रहे होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड आएंगे, हमें पता है। एज ए डेवलपर आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई इस जगह पर कोई एरर मेरे पास आ सकता है, तो आप लोगों ने उसकी वैलिडेशन ज़रूर करनी है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा, तो हमने उसको पहले से ही हैंडल करके रखना है कि कल को मेरा कोड जो है ना वो क्रैश ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब किस किस्म के एरर्स आते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन ऐसे सही है, इतनी जूम ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाता हूँ रैंडम नंबर का, और इज इक्वल टू इंटीजर। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बना रहा हूँ। ठीक है, इतना ही करना था मुझे भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबको पता है। कोई मुश्किल बात है इसके अंदर? कोई ऐसा जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही? कुछ भी नहीं है। मैंने एक इनपुट लिया है जिसको इंटीजर में रखा है कि जो हमें इनपुट चाहिए वो किसके अंदर चाहिए? इंटीजर के अंदर। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, रैंडम नंबर। अब मैंने इसको कर दिया प्रिंट, तो सिंपल यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ये हमसे एक प्रॉम्प्ट मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है। जैसे कि मैंने 5 दे दिया तो आपके पास वो 5 प्रिंट होके आ गया। मैंने इसको क्या दिया है? इंटीजर। अगर मैं इसको दे दूँ यहाँ पर, दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ आंसर में हेलो, तो मेरे पास क्या आया? एरर आया। ठीक है, इसके नीचे ये जो मैंने इसको प्रिंट किया है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ खैर, इसको एंड ऑफ कोड। ठीक है, अब ये जो लाइन है किसके नीचे? हमारे पास जो हमने वेरिएबल जहाँ पे प्रिंट किया है उसके बाद है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा? मैंने इसको दिया जी, तो मेरे पास ये एरर आया। ठीक है, एरर कहाँ पर आया? हमारे पास लाइन नंबर 2 पर जब मैंने उसको प्रिंट किया वहाँ पर एरर आया। तो क्या नीचे वाला कोड इसका इससे कोई ताल्लुक है उस एरर से? वो प्रिंट हुआ? वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस लाइन पे एरर आना था वहाँ पर एरर आया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। ये सिंपल एग्जांपल है, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। हमने बस इन्हीं चीज़ों को जो है ना अपना हैंडल करना है, इन्हीं चीज़ों की वैलिडेशन करनी है कि हमारे पास जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको हम लोग हैंडल करते जाएँ ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एरर देखेंगे कि हमारे पास एरर क्या है। क्या एरर है? वैल्यू एरर। और मैंने उसको प्रॉम्प्ट क्या दिया था, किस वजह से एरर आया? वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था एक नंबर, और हमने उसको दे दिया एक स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ। हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट होता है जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको
इंडेंटेशन के अंदर यहाँ पर ये कोड। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्या करता है, हमारे पास जो भी एरर है ना, हमने उसको बताना है कि एक्सेप्ट अगर हमारे पास वैल्यू एरर आता है तो, ठीक है। एक्सेप्ट लिख दिया, वैल्यू एरर था हमारे पास, टैब दबाया, उसके बाद इंटर करूँगा भाई प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर। तो आप क्या करें, एक वैलिड नंबर डालें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्या है, एक नंबर है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये मुझसे मांग रहा है एक नंबर, मैंने इसको दे दिया कि स्ट्रिंग, लेकिन वो मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, मुझे बता रहा है कि आपके पास ये एरर है, आपको जो है ना एक नंबर पास करना चाहिए। देन अगर इसके अलावा मैं यहाँ पर नीचे एक और कोड लिखूँ, दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन करूँ और ये मुझसे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। जी दे दिया, लेकिन प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर, उसके बाद का कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से इन्हीं तरीके से हम लोग अपने कोड के एरर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमारे पास एक एरर था, हो सकता है हमारे पास मल्टीपल एरर्स आए। अब कैसे एरर्स आए, मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, एक नंबर, ठीक है, नंबर उसने एक्सेप्ट किया, मैंने क्या किया, जो भी नंबर आएगा, अब तो मैं इसको नंबर ही दूंगा, अब लेकिन जो भी नंबर आएगा मैं कहता हूँ उसको डिवाइड कर देना आप 0 के साथ, ठीक है, 0 के साथ आप उसको कर देना डिवाइड। CLS कर दिया हमने। जब मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा, ये मुझसे मांग रहा है नंबर, मैंने इसको 6 दे दिया, ये मेरे पास दोबारा से एरर आ गया। क्या एरर आया है, 0 डिवीजन एरर, कि भाई आप एक 5 नंबर को 0 के साथ कैसे डिवाइड कर सकते हो, सही है। तो ये भी हमारे पास एक एरर है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है कि जब भी आप लोग किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 डिवीजन एरर आएगा। उसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है, एक्सेप्ट लिखना है। दूसरा एरर है, आपको पता है ये एरर आने वाला है, आपने एक्सेप्ट लिखा, 0 डिवीजन एरर, यहाँ पर उसको बताया कि आप हमारे पास ये एरर आ सकता है, टैब दबाया, आपने उसको नोटिफाई कर दिया कि भाई यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। उसी को आप लोगों ने क्या कर दिया, CLS करके दोबारा से रन किया प्रोग्राम को। अब मैं इसको दे रहा हूँ 5, तो हमारे पास कोड चल रहा है, मैंने उसको 5 दिया, कह रहा है कि आप डिवाइड के साथ 0 नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हमारा जो बाकी का कोड है वो क्रैश नहीं हुआ, वो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 एरर्स थे। अब आप कहेंगे सर हमें थोड़ी ना पता है कि अब हमारे पास यहाँ पर 0 का एरर आएगा, यहाँ पर वैल्यू एरर आएगा, टाइप एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप लिखते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। अब एज ई का मतलब जो है ना, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका एरर है वो ई के अंदर जो है ना स्टोर करा के आप उसको बाद में क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कि आपके पास क्या एरर आया था, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या रख दिया, वही वेरिएबल ई वाला, कि आप हमारे पास, आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपके पास क्या एरर आया। CLS कर दिया हम लोगों ने, इसको दोबारा से चलाया, मैंने इसको वैल्यू दे दी 5। अब हमारे पास अगर कोई भी एरर आता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करेगा, लेकिन ये सारे एरर्स इतने नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। अभी तो मैंने कितने किए, सिर्फ 3 ही किए। अगर आप चले जाएँ अपनी रिपोजिटरी पे, इस रिपोजिटरी पे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे आपके वो एरर्स, ये देखो ये एरर्स है आपके पास, एक्सेप्शन, उसके बाद आपके अर्थमेटिक एक्सेप्शन आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, ओवरफ्लो एरर, 0 डिवीजन एरर, आपके पास एट्रीब्यूट एरर आ जाता है जब आप गलत दे देते हैं, बफर एरर, राइट साइड में देखेंगे OS एरर, आपके पास मॉड्यूल एरर, अगर किसी फाइल को आप लोग हैंडल कर रहे हैं, वो फाइल उसको नहीं मिलती, उसका एरर आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है, किसी एक कोड के साथ सारे के सारे एरर्स नहीं डाल देने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस चीज़ का है। आपने उसी के अंदर ही जो है ना अपने एरर्स को देखते हुए खुद ही जो है ना ऑब्जर्व करना है कि किस किस्म का हमारे पास एरर आ सकता है, और उससे आप लोगों ने क्या करना है, अपने एरर्स की वैलिडेशन करनी है। तो ये कोई मुश्किल टास्क था जी, इसको नहीं कर सकते आप। आपके पास नेक्स्ट लाइन वाला जो एरर है वो, नेक्स्ट लाइन वाला जो आपका लास्ट में कोड है वो रन नहीं होने वाला। उसके बाद आपका जो अगर इफ ब्लॉक चलेगा ना, अगर आपके पास ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक चलेगा, नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक चलेगा, तो आपके पास जो लास्ट वाला कोड है, जो आपका आगे का प्रोग्राम है, वो क्रैश हो जाएगा, वो आपके पास रन नहीं होने वाला। तो अगर आप देखें तो मेरे पास जो कंसोल के अंदर यहाँ पर जो भी मेरे पास लास्ट वाला कोड है वो हमेशा चल रहा है। मैं जैसी भी मेरे पास एरर आ जाए, लेकिन वो हमेशा चलता है, मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर है।
सिंपल ही था सर। अच्छा, बेहतरीन है, तालियां वही जोरदार। एक बात लिख लें, अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है तो क्या आपने गलत प्रोग्राम लिखा है? लिखो भाई, हैंड रेस करो जो बोलता है एरर आ रहा है। तो प्रोग्राम में एरर आते हैं और कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं प्रोग्राम में जब हम एक्सपेक्ट करते हैं एरर आए, या अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझाऊं तो हम एक्सप्लिसिट वे में चाहते हैं कि एरर आए। लेट्स से यूज़र ने अपना नेम एंटर करना, उसने नेम की जगह मुझे 1 2 3 भेज दिया, समझिएगा मेरी बात। तो इस पॉइंट पे उसका फॉर्म सबमिट करने के बजाय मैं एक्सप्लिसिट वे में जान के एरर थ्रो करूँगा कि भाई तुम्हारे नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ये 1 2 3 तुमने क्या ऐड कर दिया। मतलब एरर आया और एरर एक्सप्लिसिट वे में आया। अब भाई मुबशिर एरर आ रहा है और तुम बोल रहे हो प्रोग्राम में एरर आते हैं, और दूसरी और मज़े की बात बता दी कि आप जान के एरर कभी कभी प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर मसला क्या है? मसला आता है कि आपके एरर ग्रेसफुली हैंडल्ड हुए हों और कोई ऐसा एरर ना आए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। क्रैश से मुराद ये है कि आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाए। हालांकि 10 और नीचे लाइंस थी जिसका इस पर्टिकुलर स्निपेट ऑफ कोड से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई एरर आया और मैंने एरर को, इस वर्ड पे बड़ा गौर कीजिएगा, मैंने एरर को ग्रेसफुली हैंडल नहीं किया। अभी ये शीट की थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई, इस शीट की थ्योरी में आप बार बार एक वर्ड को देखेंगे, ग्रेसफुली ग्रेसफुली ग्रेसफुली। एरर आते हैं लेकिन एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। मतलब एरर आए लेकिन एरर की वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो, कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से पूरा आगे का प्रोग्राम चलना बंद ना हो जाए। बस अगर आपको ये पता है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया कि भाई एक इनपुट लिया है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में मिलता है। किस में मिलता है? स्ट्रिंग में। हमने क्या किया, इसको एक्सप्लिसिट वे में टाइप कास्ट किया इंटीजर के अंदर। अब जब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट वही स्ट्रिंग हो पाएंगे जिनकी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, कि स्ट्रिंग के अंदर मैं 1 पास करूँ, 100 पास करूँ, 1000 पास करूँ, 3 पास करूँ, 5 पास करूँ, तो वो इंटीजर के नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने हेलो पास कर दिया तो उसकी कोई इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है नहीं। हेलो की इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? तो एरर मिलेगा। तो अगर मैंने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया होता कि भाई जो भी आ रहा है इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रैश हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं ग्रेसफुली हैंडल कर लूँ, अब भाई ग्रेसफुली हैंडल कैसे करूँ? जब भी ग्रेसफुली की बात आएगी जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, ट्राई और एक्सेप्ट। क्या आनी चाहिए? बस ट्राई और एक्सेप्ट आ गया तो एरर को आपने ग्रेसफुली हैंडल कर लिया। तो बस हमने वही किया, हमने अपने उस ब्लॉक को, कि जब भी मैं स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको ट्राई के अंदर डाल दिया कि भाई कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो, अगर हो जाए तो सही है, वरना एक्सेप्ट लगा दिया कि भाई वरना ये कर देना। तो बस दैट्स ऑल। तो अब अगर कोई हेलो देगा तो वो ट्राई करेगा, ट्राई नहीं होगा एक्सेप्ट के अंदर आएगा। ऐसे नहीं करेगा कि भाई प्रोग्राम ही क्रैश, आगे की 100 लाइन चलना बंद, हम नहीं, वो एक्सेप्ट के अंदर जाएगा और एरर थ्रो करेगा। एरर एक्सप्लिसिट वे में थ्रो करेगा कि भाई यूजर, आर यू मैड, आर यू फूल, व्हेन वी आर आस्किंग फॉर नंबर, व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग और अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स, यू हैव टू पास अ नंबर, जो भी आप एरर दिखाना चाहते हैं। अब भाई ये क्या है? वैल्यू एरर, जीरो डेज रिवीजन एरर। पाइथन थोड़ी सी स्मार्ट है, उसने एरर्स को ना एरर के साथ टैग कर दिया। मतलब एक खुद स्पेसिफिक एरर बनाया और उसने एरर की टाइप डिफाइन कर दी कि भाई जब इस तरह का एरर आएगा तो उसकी टैग ये कर देना है, जब इस तरह का एरर आएगा तो इसको टैग ये कर देना है। तो जब आपने देखा था कि जब मैं स्ट्रिंग जिसकी कोई इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी, उसको जब मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेट्स से हेलो को, तो मुझे जो एरर मिलेगा उसकी टाइप क्या होगी? वैल्यू एरर। एक्सप्लिसिट वे में बताया हुआ वैल्यू एरर। और अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा
क्या होता है 0 से डिवाइड करना, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होता है। तो कुछ लैंग्वेज के अंदर मुझे इनफाइनाइट मिल जाता है, लेकिन कुछ लैंग्वेज इस चीज़ को नहीं इंटरटेन करती। पाइथन उनमें से जो इनको इंटरटेन नहीं करती, वो एरर थ्रो करती है। तो जब भी मैं अपने नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू एरर नहीं आएगा। लेट्स से मैंने 1 पास किया तो बस सही है, लेट्स इट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट भी हो गया, फाइन। तो ये पहला एक्सेप्ट तो नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद नीचे मैंने भंड मार दिया, मैंने उस इंटीजर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर दिया, दोबारा ट्राई किया तो उसने बोला कि भाई ये तुम्हारी ट्राई मैं फेल कर रहा हूँ। और फिर उसने एक्सेप्ट में देखा कि कौन सा एक्सेप्ट का एरर मैच कर रहा है इस टैग को, कि जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड होगी तो मैं जानता हूँ मैंने इस चीज़ को एक एरर के साथ टैग किया हुआ है, और वो है 0 डिवीजन एरर। तो आपका 0 डिवीजन एरर ट्रिगर होगा एक्सेप्ट में, और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आ जाएगा। अब फायदा क्या होगा कि अभी मैं यूजर को एरर थ्रो कर भी रहा हूँ, उसको फीडबैक दे भी रहा हूँ, लेकिन जो सबसे नीचे आप कोड देख रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये फिर भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एरर को ग्रेसफुली हैंडल कर रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बेहतरीन है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अब मैं क्या हर टैग लगाऊं, अब लेट से अभी तो मैंने 2 चीज़ों को कैटर कर ली है कि भाई इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो, वरना वैल्यू एरर थ्रो हो जाए, और अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो 0 डिवीजन एरर आ जाए। इस तरीके से और भी तो बहुत किस्म के ब्लेंडर हो सकते हैं जो यूज़र या फिर मैं कर सकता हूं। तो क्या हर चीज़ का एरर टाइप मुझे मालूम हो? नहीं। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप सबकी पेरेंट क्लास को पकड़ें, एरर की पेरेंट क्लास को पकड़ें, और वो क्या है, इस सबसे ऊपर दिखने वाला एक्सेप्शन। आप इस एक्सेप्शन को लें, ज़रा कोड में आना, और बोलते हैं कि भाई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। आप बोलें कि भाई वैल्यू एरर को मैंने हैंडल कर लिया क्योंकि मेरे जहन में था कि भाई ऐसा हो सकता है। 0 डिवीजन एरर को मैंने हैंडल कर लिया क्योंकि ये भी मेरे जहन में था ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके बाद क्या क्या हो सकता है मेरे वहमो गुमान में नहीं है, मुझे नहीं पता किस किस तरीके के और एरर टैग्स हो सकते हैं। तो मैं सबकी पेरेंट को यूज़ कर रहा हूँ, वो है एक्सेप्शन। अब जिस तरह का भी एरर आएगा इन ऊपर के 2 के अलावा, ठीक है, उनके लिए मैंने बाउंड्री बनाई है, इन 2 के अलावा कोई भी एरर आएगा तो वो एक्सेप्शन एज में चला, एज ई में चला जाएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने एरर को ई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और नीचे मैंने लॉक करा दिया कि भाई एज अनएक्सपेक्टेड एरर। एरर प्रोग्राम में आते हैं, कभी खुद आते हैं, कभी आप एक्सप्लिसिटली से प्रोड्यूस करते हैं। क्या एरर आना गलत बात है? कतई गलत बात नहीं है। मसला तब आता है व्हेन यू आर नॉट हैंडलिंग द एरर्स, जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपने एरर को हैंडल नहीं किया हुआ। तो क्या करना चाहिए? आपको एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। जैसे ही ग्रेसफुली हैंडल की बात आएगी आपके जहन में ट्राई और एक्सेप्ट आना चाहिए। एक्सेप्ट के अंदर आप क्या पास कर सकते हैं? एरर्स की नेचर, वैल्यू एरर, 0 डिवीजन एरर और इस तरह के बहुत सारे एरर। और अगर आप उनकी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो सबका पेरेंट एरर क्लास पकड़ लें जो है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई की जगह आप PDLM जो भी डालना चाहिए एज अ वेरिएबल, नथिंग एल्स। आप एलियस बना रहे एक्सेप्शन के खिलाफ, और फिर उसको हैंडल कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, नीचे का कोड इम्पैक्ट नहीं होगा, और आपका प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा और एरर ग्रेसफुली हैंडल हो जाएंगे। क्लियर? दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग आई गेस दैट बस इतनी थी। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं उन्होंने डिफरेंट एरर्स की टाइप बताई हुई है, उनको एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुझे ऐसा लगेगा आई एम जस्ट वेस्टिंग योर और मेरा टाइम। हाँ, नहीं, आप अपने हर कोड को टेक्निकली, हम जब काम कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं, अपने कोड को जब भी हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, जो भी कोड कर रहे हो उसको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर डालो। तो जब भी ट्राई में एरर प्रोड्यूस होगा आपका कोड कहाँ जाएगा? नीचे एक्सेप्ट के अंदर। तो वहाँ पे आपको एरर पता चल जाएगा क्या मिल रहा है। सही है। तो हम, अगर मैं आपको बताऊँ, अक्सर हमारे प्रोग्राम जो सिस्टम्स में भी काम करता हूँ, अक्सर एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम के लॉग्स जाके देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉग्स। और लॉग्स कुछ नहीं होता, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी काम हो रहा होता है ना, उसके अगेंस्ट ह्यूमन फ्रेंडली मैसेज पास करते रहते हैं कि भाई यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये यूज़र को नहीं दिख रहा होता, लेकिन बिहाइंड द सीन्स, आसान लफ्ज़ में बताऊँ तो हम मैसेज मेंटेन कर रहे होते हैं। तो हम वो जाके देख लेते हैं कि भाई मसला कहाँ पे आ जाता है। वो यूजिंग एक्सेप्ट, वहाँ पे हम पास, अभी अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो आप पूरी थ्योरी जाके पढ़िएगा। और अभी 2 और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अराउंड चीज़ें हैं। एक एल्स होता है
और एक फाइनली होता है, वो तो ब्लॉक पढ़ लेते हैं। जैसे आपने ट्राई का एक ब्लॉक देखा है, एक्सेप्ट का एक ब्लॉक देखा है ना, इसी तरीके से एक एल्स का ब्लॉक होता है। इट्स नॉट द इफ एल्स एल्स, ये एक दूसरा एल्स है जो कि हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ लगा सकते हैं। और एक ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं फाइनली ब्लॉक। बस ये दो करते हैं, इसके बाद इस शीट को टाटा बाय बाय करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये कहाँ चलेगा? और भी शीट पढ़ेंगे। अच्छा, हमने क्या किया कि ये ट्राई कैच के अंदर अपनी एक्सप्रेशन लिख दी कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया और ये एक इनपुट फील्ड ले रहा है, लेकिन यहीं पर ही मैंने क्या की, उसकी एग्जीक्यूशन करा दी, वहीं पर ही मैंने प्रिंट लगा दिया। जब ट्राई चलेगा वो उसको उधर ही प्रिंट कर देगा। बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जब भी हमने कोई अपनी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हम लोग एल्स के अंदर लिखते हैं। एल्स के अंदर क्यों लिखते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आता, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगी, मतलब जो चीज़ प्रिंट होगी वो एल्स की तरफ से होगी, ना कि इस ट्राई की तरफ से। ट्राई के अंदर क्या रखते हैं, सिर्फ अपनी एक्सप्रेशंस, या फिर अगर हम लोग अपना टाइप स्क्रिप्ट की या नेक्स्ट.जेएस की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ हम लोग अपनी एपीआईज बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा वो हमारे पास एल्स के अंदर आता है, पर उसके अंदर कोई एल्स का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसके अंदर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके लास्ट में या फिर उसी के बाद अपने पास एल्स लिख देना है, एल्स एंड देन उसके बाद आपने नो एजुकेशन वर रेज्ड। और एक उसके अलावा एक साथ ही बता देता हूँ मैं, हमारे पास एक फाइनली का कीवर्ड भी होता है, उससे चले भाई। अच्छा, फाइनली आप लोगों ने जो है ना अपने पास से पढ़ा होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्या होता है, जो लाल में चलता है। कोई एक हाथ खड़ा करके अच्छे से बताए जी। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल। फाइनली का यहाँ पे भी मकसद है, भले आपका कोड जो है जो ट्राई के अंदर है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, तब भी आपका फाइनली का ब्लॉक चलेगा। और भले जो आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे वो ब्रेक हो जाए, वहाँ पे कोई एरर थ्रो हो जाए और आपका एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो तब भी आपका फाइनली चलेगा। तो डजेंट मैटर द एक्शन दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव और परफॉर्म, कि वो सक्सेसफुल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए। आसान लफ्ज़ों में, भले आपका ट्राई सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए या आपका एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर काम आ जाए, आपका फाइनली हमेशा चलना ही चलना है। सही है, आसान लफ्ज़ों में आपके लिए। एल्स का क्या है, एल्स का थोड़ा सा ना घुमाने वाला काम है, तो थोड़ा सा समझें। एल्स तभी चलेगा जब ट्राई सक्सेसफुली चलेगा। सही है, एल्स को आप बहुत गहरा दोस्त समझें, किसका, ट्राई का। जब आपका ट्राई का जो कोड आपने लिखा है जब वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स तभी चलेगा। अब भाई इसको कब चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर टू इट। आप एल्स को नहीं भी लिखें, क्योंकि भाई पता ही है, आप उससे अच्छा ये है कि आप ट्राई के अंदर ही वो चीज़ लिख लें जो आपने एल्स के अंदर लिखनी है, क्योंकि एल्स तभी चलेगा जब ट्राई चलेगा। लेकिन क्योंकि एक चीज़ मौजूद है तो आपको दिखाने के लिए इसका टेक्निकली एडवांस लेवल पे जाके यूज़ केस होता है, लेकिन अभी आप भले ट्राई के अंदर ही वो काम लिख दें और एल्स को इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि लेट से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई रैंडम नंबर जो इनपुट मैं ले रहा हूँ, इंटर नंबर, ये तो मैं किस में करा लूँ, ट्राई के अंदर, लेकिन इसका जो फाइनली मैं प्रिंट आउटपुट कर रहा हूँ ना, वो एक वेरिएबल के अंदर पहले लिखो, ऐसे नहीं, वरना तो फिर एल्स के अंदर अगर एरर आ गया तो फिर क्या करेंगे, एक वेरिएबल में लिखो। हाँ हाँ, ये रैंडम नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो अब आप देखो कि भाई हमने क्या किया हुआ है, हमने, और प्रिंट कर दो वहाँ पे नो एक्सेप्शन वर रेज्ड, ठीक है। ट्राई के एल्स के अंदर नहीं, एल्स के अंदर वही लिखो, मैसेज ही लिखो, सही। एल्स के अंदर हमने क्या लिख दिया भाई, नो एक्सेप्शन रेज्ड। और काम हमने क्या किया हुआ है, ट्राई के अंदर लॉग भी कर दो नंबर रिजल्ट अपना। अब थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन लेके चलते हैं और ज़रा गौर से कोड को देख लें, थोड़ा जूम आउट कर दो। अच्छा, एक बात, ट्राई हर हालत में चलेगा, सही है, इनिशियली तो चलेगा ना, उसमें कोई एरर आ गया तो बात की बात है, लेकिन ट्राई इटसेल्फ हमेशा चलेगा, सही। एक्सेप्ट हमेशा चलेगा, नो, जब ट्राई के अंदर एरर आएगा तब एक्सेप्ट चलेगा। अब वो मैटर करता है कि एक्सेप्ट कौन से एरर टाइप का हुआ है। अगर वैल्यू एरर का होगा तो एक्सेप्ट में सिर्फ कौन सा एक्सेप्ट चलेगा,
पहला वाला। अगर जीरो से डिवीजन के वक्त एरर आया तो कौन सा वाला चलेगा? एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, लेट्स से बिलफर्ज कोई और से एरर है, तो आपका तीसरा एक्सेप्ट जो कि पेरेंट ऑफ ऑल एरर्स है, एक्सेप्शन वाला चलेगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनली कब चलेगा? तो चलेगा ही चलेगा। फाइनली हमेशा चलेगा। हैंड रेस करो भाई। सही, फाइनली हमेशा चलेगा, डजंट मैटर ट्राई वाला ब्लॉक जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या फिर मेरा कोड एक्सेप्ट के अंदर आ जाता है। मेक सेंस? यहाँ तीन तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी वो थोड़ी सी एल्स में होगी, तभी मैं 2 वे कम्युनिकेशन लेके चल रहा हूँ ताकि उस तक भी हम पहुँच जाए। एल्स कब चलेगा? जब ट्राई चलेगा। ट्राई चलेगा या ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा? अगर ट्राई चला और बात एक्सेप्ट में आ गई तो एल्स चलेगा? नो, ट्राई के बाद एल्स तभी चलेगा जब ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जरा आप पहले अपना ट्राई देख लें, ये हो सकता है हम एरर थ्रो करवा दें। भाई ऊपर जाना सही है भाई, सिंपल है। वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे, 10 नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। ज़रा कोड एग्जीक्यूट करना मेरे प्यारे दोस्त, ज़रा इसको ऊपर ले जाना, क्लियर कर लेना। अगर मैं लिखूं हेलो, लिखना हेलो, इंटर नहीं करना। ट्राई चलेगा? नहीं। इनिशियली चलेगा? सक्सेसफुली कंप्लीट होगा? एक्सेप्ट चलेगा? अब कौन सा चलेगा उसकी बहस में जा रहे, तीनों में से एक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्या फाइनली चलेगा? हैंड रेस करो। सही। क्या ट्राई चलेगा? कौन बोलता है ट्राई चलेगा? ओ सॉरी, चलेगा मगर गलती हो गई, गलती, माजरत माजरत। एल्स चलेगा? कौन बोलता है चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ट्राई चलेगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और क्या चल जाएगा? एक्सेप्ट चल जाएगा। तीनों में से एक भी चीज चल जाएगा, मसला नहीं है। चलो भाई चलो, चल गया। और एक्सेप्ट के बाद ये जो नीचे वाली लाइन है सबसे नीचे वाली है। ठीक है, जो हमने इस ट्राई किया चैन से वजह से सबसे नीचे दिखा भी दो भाई, परेशान ना हो जाए मेरे दोस्त। ये आपका फाइनली चला, सही है। और फाइनली के बाद सबसे नीचे वाली लाइन आपके पास चल गई जो कि है दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक्सपेक्टेड है, सही है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, दोबारा क्लियर करना कंसोल। चलिए चलाना जरा, तब सही चला ना भाई? नहीं, 20 चलाया है, 20 लिखना। ट्राई चलेगा? सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा? एल्स चलेगा? फाइनली चलेगा? चलाओ भाई। ट्राई चला, फाइनली चला, अब सब दिखा दो भाई। सबसे पहले ज़रा जाओ जाओ। ट्राई चला, ट्राई ने प्रिंट कर दिया रिजल्ट, सही है। नीचे आओ, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था? एल्स, नो एक्सेप्शन वर रेज्ड लिखा था। उसके बाद फाइनली लिखा था, दिस ब्लॉक ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। और फाइनली सबसे नीचे तो हमने ये लिखा भाई, ये तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हमेशा सबसे नीचे वाला प्रोग्राम तो हमेशा चलेगा चलेगा। बस मेरे ख्याल से ये समझ आ गया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। और चिल, अगर ट्राई सक्सेसफुली, अपने पूरी ना बात को कंप्लीट करें, ट्राई सक्सेसफुली चलेगा तो एल्स चलेगा चलेगा, और फाइनली तो भले ट्राई चले या फिर एक्सेप्ट चले, फाइनली चलना चलना। ठीक, तो आसान लफ्ज़ों में जहन में एक दोस्ताना बिठा लें, किसका? ट्राई और एल्स का, कि भाई ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे। और फाइनली को बोलें कि वो थोड़ा अलग दिमाग का आदमी है, वो बोलेगा कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई चले एक्सेप्ट चले, मैंने चलना चाहता है। और ट्राई एक अपना ऑन इट्स ओन है कि उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर एक्सेप्ट में बात आ जाएगी। आई गेस दैट्स इट। ठीक है, आई गेस बेहतरीन हो गया। और सर 44 हो रहा है मेरे पास। 1 मिनट है, 1 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा आपको एक मैंने बात करनी है जो मेरे साथ भी की थी किसी ने, कि भाई अब माशाल्लाह आपके पास, अच्छा अगर आपको इंटर्नशिप नहीं आ रही तमाम चीज़ें, अगर आप Next.js की फील्ड में चाहते हैं जॉब, तो आई विल इनकरेज कि आप अब इंटरव्यू या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अभी से अप्लाई करें। जिन्होंने नहीं किया वो करना स्टार्ट कर दें, और अपने टाइम के हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली इंटर्नशिप आपको कोई इतना अमाउंट नहीं जनरेट करके देगी जिससे आपके मामला चल सकें। तो इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, कीप कंटिन्यू योर जॉब। इंटर्नशिप में एज अ साइड हैसल अपना आप टू गेट द एक्सपोजर, टू गेट द एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप करें। ठीक है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा रुझान और ज़्यादा झुकाव और ज़्यादा इंटरेस्ट AI की तरफ है, तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा
अभी आप नहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कुछ काम करना तो आप अपवर्क और फाइवर पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं, क्लाइंट्स के लिए काम करें। किसी चीज़ के साथ या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो जाएं कि आप उनके बताए हुए टाइमिंग को फॉलो कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर आप एआई में इंटरेस्ट हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो अभी टाइम लें, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को सीखें, समझें, अभी अपने आप को टाइम दें। जब टाइम आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, मैं समझूंगा, मतलब अपनी सोच के हिसाब से कि हाँ भाई, अब जिस तरह Next.js जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने खुद ही आपको बताया था कि भाई नाउ देयर इज़ अ टाइम कि अब आप अप्लाई करें इंटर्नशिप के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। पाइथन के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई Next.js मैंने पढ़ा था, इट्स गुड फाइन, बट आई एम मोर फोकस्ड और इंटरेस्टेड इन Next.js पढ़ा था, इंटरेस्टेड है, लेकिन आई एम मोर फोकस्ड और इंटरेस्टेड इन पाइथन। तो अभी अपने आपको टाइम दें, चीज़ों को सीखें, समझें और अच्छा टाइम स्पेंड करें। आपके पास बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं करें। और फिर कुछ टाइम के बाद हम इंशाल्लाह आपको यहीं से बताएंगे कि भाई नाउ इट्स अ टाइम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, टू गो ऑन लाइक लिंक्डइन और अपवर्क और फाइवर, क्रिएट योर अकाउंट और अप्लाई फॉर जॉब्स। तो ये बड़े सवाल आ रहे थे, तो मेक श्योर इसको ध्यान में रखिएगा। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नमाज का भी ब्रेक लेते हैं, और आप लोग भी ज़रा एक्टिव हो जाएँ, यहाँ से भी सीनियर स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएँ, और फिर हम इंशाल्लाह क्लास को कंटिन्यू करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी ब्रेक है ऑफ 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, ओके। इट्स 8:46, वी विल कंटिन्यू एट अराउंड 8:56 और 8:60। आधी चीज़ें भूल तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ वो इस डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा रहा होता हूँ। अगर आप वाकई दिल लगा के घर जाके किसी भी दिन इस डॉक्यूमेंटेशन को जो मैंने पढ़ाई है उसको दोबारा गो थ्रू कर लेना, आपको ऐसा लगेगा कि मुबश्शिर की रिकॉर्डिंग किसने दोबारा चला दी, कि भाई यही तो पढ़ाया है। मेरे अल्फाज, मेरी बातें, मेरा चेहरा, थोड़ी शायराना मामलात हो गए, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने दोबारा आने लग जाएंगी, आपकी आंखों के सामने। तो कोशिश करें कि रिपीट करें। अच्छा, सही, चलो करते हैं कुछ इस बारे में। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका 9th स्टेप था, तो टेक्निकली हमने 1 से लेके 9 तक तमाम स्टेप्स कवर कर लिए। हालांकि कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो आपके होमवर्क थे, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ पढ़ा दी गई है। अब आप क्विज़ रेडी हैं। अब टेक्निकली मैं आपको कल भी बोलूँगा क्विज़ दे दें, तो आपको दे देना चाहिए मेरी हिसाब से, लेकिन माशाल्लाह यू हैव टाइम, तो अब आपने एक्सेप्शनली वेल तरीके से देना है क्विज़। लेकिन उससे पहले नहीं, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अभी कर रहे हैं आप? अभी नहीं, चलें थोड़ी देर में आपसे क्विज़ भी लेंगे हम, लेकिन उससे पहले नहीं, मेरे ख्याल से गिटहब की रिपो पे दोबारा जाइएगा। चलें भाई, अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे समाप्त कीजिए। दोबारा क्लास का हम बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं, तो आई डोंट वांट यू टू डिस्टर्ब अदर्स, ओके। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, किसी बाहर जाएं, फुल गप्पे मारें, आई हैव नो इश्यूज़। पर जब तक आप क्लास में आप दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूंगा। गिटहब वो F11 हुआ, F11 था भाई, मैंने मस्ती की थी। गिटहब दोबारा खोल लो आई गेस। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एजेंटी की आई है भाई, क्यों डरा रहे हो हमें आप? पाइथन लिखो। इंशाल्लाह जल्द हम AI एजेंट्स की तरफ जा रहे होंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू कवर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपने देखा है 00 गूगल कॉलैब हमने बाकायदा क्लास के अंदर, हमारा पहला टॉपिक था, हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। याद है भाई? कवर कर लिया था, ऑल गुड। याद रखिएगा, मैंने आपको कुछ की एट्रीब्यूट्स बताए थे कि कब कॉलैब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको कॉलैब प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से यू कैन कंसीडर यूजिंग कॉलैब, और कब आपने अपने VS कोड के ऊपर आके
काम करना है। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई हाई लेवल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, किस तरीके से आपका कोड इंटरप्रेट होता है, ये आपको डिटेल में, मुझे अच्छे से याद है, हमने मिल के कवर किया था कि किस तरीके से आपका कोड जो VS कोड में लिखा हुआ है वो फाइनली आपके टर्मिनल पे जाके एग्जीक्यूट होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। इंटरेस्ट मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्विज कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है, क्या तमाम चीज़ें हैं, क्या इंटरनल फ्लो है, याद रखिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। इसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी थी, स्ट्रिंग पढ़ी थी, नंबर्स को हमने तोड़ा था इंटीजर और फ्लोट्स के अंदर। हमने सीक्वेंस टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग भी आ रहे थे और आपके पास लिस्ट भी आ रही थी और आपके पास टपल भी आ रहे थे, और हमने सेट भी पढ़ा था, डिक्शनरी भी पढ़ा था, और क्या था, कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, बहुत छोटी सी हमने इसके बारे में चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन प्रैक्टिकली करके देखा था, वो भूलिएगा मत, मुझे अच्छे से याद है, हमने बहुत थॉरली इसको देखा था, याद रखिएगा। इसके बाद हमने ऑपरेटर, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल देखा था। वी ऑल नो ऑपरेटर, ऑपरेंड, तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन, इसके बाद तमाम चीज़ें हमने कवर की थी, एक एक चीज़ देखी थी। फिर इसके अंदर और एंड और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। इसके बाद कंट्रोल फ्लो तो यकीन माने मैं बहुत हल्का लेता हूँ, क्योंकि वही था इफ़ एल्स इफ़, जो यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, एलिफ बोलते हैं ना, एलिफ, तो वो आपको पता है कि हर चीज़ की पूरी रिप्रेजेंटेशन होती है। अभी आपसे सवाल भी करूँगा जो आप यहाँ कर रहे हैं ना, फिर मज़ा आएगा। ये तो मैं आपको पक्का कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, आप बोल रहे हैं हाँ ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। अब मेरी बारी आई, मैं पूछूंगा अच्छा ये पढ़ा है तो बताओ, सही है। उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी कि भाई आप किस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट वैल्यूज़ को किसी और वैल्यू के अंदर या किसी और वेरिएबल या किसी और डेटा टाइप के अंदर तब्दील कर सकते हैं, बशर्तिया ये कि उस डेटा टाइप के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। अभी देखा है हेलो की इंटीजर के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, सो इट विल थ्रो एन एरर। लेकिन हाँ, स्ट्रिंग का नंबर 1 2 3 115 इसकी इंटीजर की पूरी रिप्रेजेंटेशन है, तो आप कास्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर 1.48 लिखा हुआ है, तो आपको उसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिस्ट, टपल और डिक्शनरी इससे पहले पढ़ लिया था। आई स्टिल नो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको एक एक चीज़ गो थ्रू आपको शीट खोल के नहीं कराई, और मैंने जान के नहीं कराई, क्योंकि हमें इंडिविजुअली पूरे टॉपिक हमने पढ़े, तफसील से पढ़े। सेट्स अभी पिछली क्लास में पढ़ाए थे, आज की क्लास में पूरा रिवाइज करवाया है, आपको की पॉइंट्स कंसाइज वे में बताया। अगर ये भी याद रख लो ना, समझो आपने लास्ट क्लास का पूरा जिस्ट, पूरा क्रक्स आपने हासिल कर लिया। अगर मैंने आपको जो शुरू में पढ़ाया था आपने वो चीज़ रख ली है, पढ़ ली है, सीख ली है, जान ली है। इसके बाद हमने मॉड्यूल्स, फंक्शन, अगेन आज की बात है, रिवाइज की है, डिटेल में रिवाइज किए, तमाम चीज़ें देखी हैं। इसके अंदर फंक्शंस भी आते हैं, फंक्शंस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा गौर लगाएंगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी देखी है, किस तरीके से आपके पास कोड के अंदर एरर आना एक्सपेक्टेड है, कोड में एरर आते हैं, लेकिन कोड में ग्रेसफुली एरर को हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी है यूजिंग ट्राई और एक्सेप्ट। एरर की बहुत सारी टाइप हैं, आप उन टाइप्स को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको नहीं पता किस टाइप का एरर आ सकता है तो आपके पास एक पेरेंट क्लास है तमाम एरर्स की, वो है एक्सेप्शन। यूज़ एक्सेप्शन टू हैंडल ऑल टाइप ऑफ एरर, आपकी मदद हो जाएगी। उसके बाद हमने एल्स को पढ़ा, जो कि ट्राई का भाई है, साथ साथ काम करते हैं। इसके बाद हमने फाइनली को पढ़ा, जो कि थोड़ा उल्टी खोपड़ी का है, भले ट्राई चले भले एक्सेप्ट चले, फाइनली विल रन एनीवे। और आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में चलते हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़नी इंशाल्लाह। अब तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए इंशाल्लाह, आप लोग प्लान लिया इंशाल्लाह। ज़रा स्क्रॉल कर लेना टॉपिक, सॉरी। हाँ अच्छा, लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सही है। अच्छा, लिस्ट और टपल हमने ऑन इट्स ओन पढ़ लिया था, ठीक है। इनमें से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सही है। पहले आता हूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल या इसको और आसान कर लेते हैं, अपनी ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में ले लेते हैं, चेंजेबल और अनचेंजेबल। इनमें से लिस्ट और टपल में से चेंजेबल कौन सा है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ,
क्या टपल चेंजेबल है? क्या लिस्ट चेंजेबल है? क्या लिस्ट अनचेंजेबल है? और सवाल घूम गया। क्या लिस्ट अनचेंजेबल है? क्या टपल अनचेंजेबल है? नीचे आना भाई। चलिए, क्या ऑर्डर्ड? क्या लिस्ट ऑर्डर्ड है? क्या टपल ऑर्डर्ड है? क्या टपल ऑर्डर्ड है? अनऑर्डर्ड है। कौन बोलता है नो? अच्छा, आवाज आ रही होती है, हाथ नहीं खड़े होते। खलाई मखलूक तो नहीं बैठी नहीं, तंग कर रही है। कौन बोलता है टपल भी इंडेक्स्ड होता है? होता है भाई, होता है, ठीक है। टपल भी इंडेक्स्ड होता है, सही है। अब आगे चलते हैं। म्यूटेबल तो आपको यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, म्यूटेबल है। इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड का टेक्निकली मतलब सेम ही होता है। इफ इट्स इंडेक्स्ड टेक्निकली इट्स ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड है तो इंडेक्स्ड है, इंडेक्स्ड है तो ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल। डायनेमिक साइज, क्या लिस्ट डायनेमिक साइज है? थोड़ा और दूसरी अल्फाज में सुना दो। क्या लिस्ट ग्रो और श्रिंक हो सकती है? बस ये डायनेमिक साइज का मतलब ये है। क्या टपल ग्रो और श्रिंक हो सकता है? नो। पहली बात ही हो गई भाई। ये ना बताने के और सवाल करने के घुमाने के तरीके होते हैं। ये जो बात है, अब मैं बोलूँ ऑर्डर्ड और इंडेक्स टेक्निकली दे आर रिलेटेड। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई डायनेमिक साइज या म्यूटेबल, दे आर टेक्निकली, अगर एक का जो आंसर होगा डायनेमिक साइज का भी वही आंसर होगा। इफ इट्स म्यूटेबल इट्स डायनेमिक साइज्ड, इफ इट्स नॉट म्यूटेबल इट्स नॉट डायनेमिक साइज। मेक सेंस? इंशाअल्लाह आगे चलते हैं, चीज़ों को देखेंगे। और ये थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, इसको स्किप कर लें। ऊपर चलना, ये तो मैंने भी अभी देखा। हाय, नहीं, ऊपर। हेट्रोजीनियस, इसका मैं भी मतलब पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट, चलो पता चल गया भाई, सबको पता है हेट्रोजीनियस क्या होता है, सही है। हेट्रोजीनियस का मकसद होता है लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर टपल। टपल में भी आप फर्स्ट आइटम डाल दें 1, फिर डाल दें स्ट्रिंग, फिर डाल दें कुछ और डेटा टाइप, दोनों ही हेट्रोजीनियस है। और इसके बाद चलते हैं सपोर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़। क्या लिस्ट के अंदर आप एक वैल्यू को एक से ज़्यादा बार पुट कर सकते हैं? परफेक्ट। क्या आप टपल के अंदर कर सकते हैं? कौन बोलते हैं नो? इट यस, बिग यस। लिस्ट और टपल के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। कौन सी डेटा टाइप है जो कि यूनिक वैल्यू भी लेती है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती? सेट, ठीक है। सेट वो है, वो इनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। नीचे आ जाओ भाई। ये तो लिस्ट बनाना सिखाया हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं। एक्सेसिंग अ लिस्ट किसकी मदद से भाई? इंडेक्स की मदद से, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स ऑर्डर्ड, देयर इज एन इंडेक्स। सो व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट यू हैव टू पास इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब भी फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, जो भी चाहिए, सही। और ये नेगेटिव पीछे से स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड से स्टार्ट करते हैं, फिर आप देख ले आप कितने माइनस कर रहे हैं। ये वही जावास्क्रिप्ट वाले ये आप देख चुके हैं। मॉडिफाई लिस्ट, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स म्यूटेबल यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ योर इंडेक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 लिख दें या -3 लिख दें या 0 लिख दें, उनकी वैल्यू कुछ भी थी, बाद में आप उस इंडेक्स को एक्सेस करते हुए उसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक ही बात कहने के डिफरेंट तरीके। लिस्ट की स्लाइसिंग आप पढ़ चुके थे कि आप बड़ी सी लिस्ट को का कुछ हिस्सा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ स्लाइसिंग कहलाती है। वेरी सिमिलर टू मैंगो लिया, मैंगो का स्लाइस कर दिया, पूरा मैंगो, वैसे ही आपने उसका स्लाइस हासिल कर लिया। तो वैसे भी लिस्ट जो थी वो वैसे ही आप उसका स्लाइस हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो लिस्ट है वही करने की इजाज़त देती है यूजिंग रेंज। रेंज हम पहले पढ़ चुके थे। अच्छा, अच्छी बात हो गई, रेंज का मैंने अभी जब रिवीजन करता तो नाम नहीं लिया था। रेंज भी जहन में रखिएगा, ठीक है, रेंज क्या कैसे वर्क करती थी। आ जाओ भाई नीचे। लिस्ट के कुछ मेथड होते हैं, मैं इसके अंदर डीप डाइव नहीं कर रहा, वो आप जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपेंड, क्लियर, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। पॉप भी एक मेथड है सिमिलर, आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी था, एरे के ऊपर आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्टिंग, सही है, ये आपने सॉर्ट किया हुआ है, डायरेक्ट एक मेथड है जो कि सॉर्ट किया है, वो आप अपने एरे के ऊपर अप्लाई करें, इट्स सॉर्टेड, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो ये रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू बोलेंगे तो वो उलट कर देगा। की इज इक्वल टू लेंथ आ गया। ये बेसिकली सॉर्ट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ
एलिमेंट्स की कैरेक्टर की लेंथ, सही है। कौन सबसे बड़ा है, किस में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर है, तो एप्पल लिखा हुआ है, कीवी लिखा हुआ है, बनाना लिखा हुआ है। तो अगर मैं असेंडिंग बताऊं, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा ना, तो सबसे छोटा कीवी, एप्पल और बनाना में कौन सबसे छोटी लेंथ रखता है? कीवी। इट हैव 4 कैरेक्टर्स, ओके। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? एप्पल आ जाता है, इट हैव 5 कैरेक्टर्स। और उसके बाद आपके पास बनाना आ जाता है, इट हैव 6 कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चीज़ें आ गई हैं। अब आता है लैम्डा, ये मेन मकसद था यहाँ पे लाने का। थोड़ा सा नीचे आइए। कॉलबैक फंक्शन याद है? सही है। सॉर्टिंग कराना, सही है, लेकिन सॉर्टिंग कराना अपने हिसाब से। एक है प्री बिल्ड, आपको कीज़ दी हुई है, प्री बिल्ड आपको मेथड दिए हुए। सॉर्ट इटसेल्फ अपना जो उसका तरीका है वो उस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, नंबर्स के ऊपर। या फिर अगर मैं स्ट्रिंग्स के ऊपर कराऊंगा तो वो हर स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर लेगा, उसको यूनिकोड के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे सॉर्ट करना था एक अलग तरीके से। वो क्या था कि मुझे तमाम एलिमेंट्स का लास्ट कैरेक्टर लेना है। क्या लेना है? लास्ट कैरेक्टर। जैसे एप्पल है तो उसका ई लेना है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट का लास्ट कैरेक्टर लेके ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट कैरेक्टर मुझे इन्हें सॉर्ट करना है। तो इसके लिए पाइथन आपको कोई प्री बिल्ड मेथड या तरीका नहीं प्रोवाइड करता। तो यहाँ पे आप क्या पास करेंगे? सॉर्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन। क्या पास करेंगे? कि भाई मेरे बनाए हुए तरीके से आप करो। तो आपने क्या किया? की। ये तो पहले चीज़ है कि आपने की तो पास करनी है। इक्वल टू, इससे ऊपर आप देखें तो आपने क्या बताया था? लेंथ, क्योंकि लेंथ इज अ थिंग जिसको वो समझते हैं। लेकिन लास्ट कैरेक्टर पकड़ना इट्स नॉट अ थिंग, ये बिल्कुल एक कस्टम लॉजिक है। इसके लिए आपको एक फंक्शन पास करना ही होगा। तो आप बोलेंगे की इज इक्वल टू माई लैम्डा। मैं बताऊंगा कि सॉर्ट किस बेसिस पे करना है, बिकॉज इट्स अ कस्टम सॉर्ट। ये वैसा सॉर्ट नहीं जिसको तुम समझते हो या बाय डिफॉल्ट तुम जानते हो। तो मैंने क्या बोला? लैम्डा वर्ड। वर्ड क्या है? हर आइट्रेशन में आने वाला एलिमेंट। क्या है? हर आइट्रेशन में आने वाला एलिमेंट। और मैंने क्या बोल दिया? कॉलन के बाद वर्ड का लास्ट एलिमेंट ले लो। जो मैंने कहा वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट -1, तो ये मैं स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन मेरे पास क्या आएगा? एप्पल आएगा। क्या आएगा? एप्पल। तो अगर मैं लिखूंगा एप्पल स्क्वायर ब्रैकेट -1 तो मुझे क्या मिल जाएगा? ई, एप्पल का ई। और सेकेंड आइट्रेशन में कीवी का आई, थर्ड आइट्रेशन में बनाना का ए। तो वो इनके सब के लास्ट करेक्टर को लेगा और ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट करेक्टर वो इनको सॉर्ट कर देगा। वेरी गुड एग्जाम्पल टू अप्लाई लैम्डा फंक्शन हियर। अगर आप इसको ऊपर फंक्शन, हाँ बिल्कुल आप ऊपर फंक्शन, लेकिन इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। सही, ऑलवेज यूज दिस थिंग, ठीक है। भले आप इस लैम्डा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके वो नीचे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास लैम्डा का एक रियल केस सिनेरियो आ गया। ऊपर जाना, ऊपर वाला एग्जांपल दिखाना। यहाँ पे भी देखें, की इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ का एक मेथड होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि लेंथ को पाइथन जानता है। वो क्या करेगा? पहले एप्पल के ऊपर लेंथ को अप्लाई करेगा कि भाई एप्पल की लेंथ कितनी है, फिर कीवी पे अप्लाई करेगा, फिर बनाना पे अप्लाई करेगा और उनकी लेंथ की बेस के ऊपर इनको सॉर्ट कर देगा। लेकिन नीचे वाला जो मेरा सिनेरियो है ना, नीचे आना, ये बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। ये पाइथन के लिए कोई बिल्ट इन चीज़ नहीं है कि भाई लास्ट एलिमेंट की, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर की बेस के ऊपर सॉर्ट कर दो। तो यहाँ मुझे अपना कस्टम फंक्शनैलिटी पास करनी थी। तो मैंने की बोला, लेकिन इज इक्वल टू अपना मेथड लिखा, अपना फंक्शन पास किया यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा अगेन वर्ड कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल है जो कि प्लेस होल्डर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है हर आइट्रेशन में आने वाली वैल्यू के लिए। फर्स्ट आइट्रेशन में वर्ड विल बी एप्पल, सेकेंड आइट्रेशन में वर्ड विल बी कीवी एंड थर्ड में बनाना। और उसके बाद मैंने बोल दिया इसका लास्ट करेक्टर ले लो, ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट करेक्टर इट विल बी सॉर्टेड। मेक सेंस? ये बस अब आपके क्विज में आ जाए तो आई डैम श्योर कि इंशाल्लाह आप इसको करेक्ट कर लेंगे। रिवर्स सॉर्ट करना है तो वो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देयर इज अ मेथड डॉट रिवर्स, जस्ट रिवर्स इट। ओके, नीचे आ जाओ। ये तो सिंपल है, आई गेस इनमें सबसे डिफिकल्ट अभी जो मैंने बताया भाई आइट्रेशन। आप इसलिए आप एरे के ऊपर, लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन चला सकते हैं, या आपके पास फॉर का लूप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर का लूप चलाओ, हर आइट्रेशन में आपको एलिमेंट मिल जाएंगे। नीचे आ जाओ भाई। सही है, नीचे आ जाओ। ये थोड़ा सा भाई एक अलग चीज़ है, सही है। ये क्या है? ये शॉर्ट हैंड। क्या है? शॉर्ट हैंड। अब शॉर्ट हैंड किस चीज़ की है? ज़रा इसको पढ़ें, एक मिनट लें, इसको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, एक काम करने का शॉर्ट हैंड, एक शॉर्ट हैंड तरीका है। सब चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन है,
उसके बाद फॉर है, उसके बाद एलिमेंट है, उसके बाद आई ट्रेबल है, उसके बाद इफ की कंडीशन है। हाँ बताओ। तो फॉर लूप तो मैं ऊपर भी इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास वन लाइनर सोल्यूशन है, वन लाइनर सोल्यूशन है। ज़रा नीचे आ जाना, इनको बताना। देखो भाई, दोनों को साथ रख सकते हो ऐसे, हाँ बेहतरीन। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू एक एरे बना हुआ, एक लिस्ट बनी हुई है, सही है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी, ये हटा देना, ये अपना, कैन यू रिमूव दिस, डोंट रिमूव द, खैर है वो हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे आ जाएगा। हमारे पास इसका एडिट राइट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इसमें को डिलीट करते हो, आप घबरा नहीं जाना कि सबका डिलीट हो गया होगा, आपके पास एडिट राइट नहीं है भाई, वो आपके लिए हुआ है। आप रिफ्रेश करेंगे दोबारा उसी हालत में आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस आ गया। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकली इसके अंदर एरे ही आएगा, लेकिन कुछ हरकत के बाद आएगा, कुछ हरकतें करने के बाद आएगा। अब वो क्या क्या हरकत हो सकती है? सबसे पहले आपका आता है एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर तुमने वो खोल दिया, नहीं क्लिक करना था। एनीवेज, ठीक है, आई गेस इफ आई क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स, ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आई कीप इट एज इज, कीप इट एज, कीप इट एज। ठीक है, आप समझ आ रहे हैं, दिख रहे हैं भाई? सही है। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन ईच एलिमेंट। थोड़ा सा कनेक्ट रखिएगा, तमाम चीज़ें कनेक्ट होंगी। एक्सप्रेशन क्या है? वो पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है जो कि आप हर एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं। अब जब बात हर एलिमेंट की आई है, तो किस चीज़ का हर एलिमेंट? एरे का। ठीक है, अब नीचे आता है। इसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट तो इटसेल्फ जो आइट्रेशन में आने वाला आपके पास क्या होगा? एलिमेंट होगा। इसके बाद आता है आइट्रेबल। आइट्रेबल टेक्निकली आपके पास लिस्ट होगी, सही। इज द लिस्ट और अदर आइट्रेबल डेट यू वांट टू प्रोसेस। वो आइट्रेबल, वो लिस्ट जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं। और फोर्थ और आखिरी जो चीज़ है आपके पास आता है कंडीशन। दिस इज एन ऑप्शनल फिल्टर डेट डिटरमाइंस वेदर एन एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द न्यू लिस्ट। टेक्निकली आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक लिस्ट ही। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, तो पहले मैं बनाऊंगा लिस्ट। उसके बाद अगर मैंने उस लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक लिस्ट और बनानी है, नैरो डाउन करके। लेट्स से मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, टिल 10। 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके पास, उनकी मेरे पास लिस्ट मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में से मैं बस वो नंबर की लिस्ट हासिल कर लूं जो कि डिविजिबल बाय 2 है, सही है। जो क्या क्या मिलेगा मुझे? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा और 10 मिलेगा, ऐसी है। तो एक तरीका तो ये, पहले मैं एक लिस्ट बनाऊं, फिर नीचे फॉर का लूप चलाऊं, एक और वेरिएबल बनाऊं, हर डिवाइडेबल नंबर को नए एम्प्टी एरे के अंदर पुश करता रहूं कि भाई जो पहली लिस्ट है इसका 2 कंप्लीटली डिविजिबल है, इसको नए एरे के अंदर पुश करो। 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, पुश करो। सही है, समझ आ रही है? तो इसको करने का जो आपके पास शॉर्ट हैंड तरीका है वो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया। इसको हाईलाइट करना, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा, वो जो कंडीशन थी ना वो ऑप्शनल है। इफ़ यू नीड टू पास यू कैन पास, इफ़ यू वांट टू स्किप जस्ट स्किप इट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन दी है कि क्या कर दो, 2 की पावर, मतलब x की पावर क्या कर दो, 2 कर दो। इसके बाद मैंने x बता दिया, सही है। x क्या करेगा? हर आइट्रेशन में आने वाला एलिमेंट बनेगा। उसके बाद इन अपना एरे बताया। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले ये लिस्ट आएगी, सही है। इस लिस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी खुद ही, बिहाइंड द सीन तमाम चीज़ें खुद हो रही हैं। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर x पे होवर करना, x पे, x पे, x पे। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर x क्या होगा? 1, क्योंकि जिसके ऊपर वो परफॉर्म करें उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। तो फर्स्ट आइट्रेशन में मुझे क्या मिलेगा? 1। अब इस 1 के ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म करना है? वो आता है आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला कि इसकी पावर क्या कर दो? 2। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 की पावर 2 होगी तो क्या होगा? 1 ही आएगा। तो अब ये जो सबसे अपर आप एक बाउंड्री देख रहे हैं ना, राउंड ब्रैकेट्स येलो कलर की, ये इटसेल्फ एक एरे बनने जा रहा है। तो इस एरे के अंदर 1 क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। अब दोबारा अपने नेस्टेड एरे के ऊपर आते हैं। इसकी आइट्रेशन का मुझे क्या मिलेगा? 2।
x क्या बन जाएगा आपका 2, 2 की पावर 2 4। अब दोबारा ये जो येलो बाउंड्री देख रहे हैं ना 1 के बाद इसके अंदर क्या पुश हो गया 4। इसी तरीके से 3 फिर 4 फिर 5। मेक सेंस? तो बेसिकली ये वही है कि आप सेपरेटली एक लिस्ट बनाएं, नीचे फॉर लूप चलाएं और अपने लिस्ट को अपडेट कर दें हर एलिमेंट को। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये तरीका इस्तेमाल करें। पर्सनली मैं इसको कभी भी इस्तेमाल ना करूं बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, मेरे लिए भी और मेरे फेलो डेवलपर्स के लिए भी। मैं हमेशा वही तरीका इस्तेमाल करूंगा, नो मैटर इट्स लॉन्ग, नो मैटर इट्स गोना टेक मोर लाइन्स, बट आई विल स्टिल गोना यूज दिस अप्रोच। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके क्विज में आ सकता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ से। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन इन पाइथन। दोबारा बता रहा हूँ, फंक्शन का आपको पता है, एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट कर देना और जब भी उस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत हो तो अपने फंक्शन को इन्वोक कर लेना, वो आपकी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर देगी। यही है ना भाई फंक्शन, इसके अलावा कोई चीज़? कॉन्सेप्चुअली यही है। फॉर्मेट अलग है, सिंटैक्स अलग है, वो पाइथन में अलग है, जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उसमें अलग है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कैसे है। हाँ, ये तरीका है पाइथन के अंदर अपना फंक्शन बनाने का कि आप डेफ लिखते हैं, डेफ मीन नथिंग डेफिनेशन, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, ये बात पे पता नहीं हमने ज़्यादा गौर किया है कि नहीं किया, आपकी वेरिएबल की जो कन्वेंशन होती है वो कौन सी है? कैमल है? स्नेक है। इट्स अ पाइथन इटसेल्फ अ स्नेक, सही है। तो ये जो कन्वेंशन यूज़ करता है ये भी स्नेक केस है कि आपका एक वेरिएबल या एक वर्ड दूसरे वर्ड से सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्कोर। तो ये गौर कीजिएगा, तमाम जितने भी अभी तक आपने वेरिएबल्स देखे होंगे जिसके अंदर 2 वर्ड कंटेन होते हैं, मौजूद होते हैं, वो 2 वर्ड हमेशा सेपरेट होंगे अंडरस्कोर की बेस के ऊपर, सही। तो आपकी मर्ज़ी, आप पास्कल केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैमल केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कन्वेंशन जो कि बड़ा पॉपुलर हो पाइथन के वर्ल्ड के अंदर। पाइथन में जो सबसे ज़्यादा कन्वेंशन पॉपुलर है वो ये स्नेक केस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका होता है। वही फंक्शन का कीवर्ड की जगह आप, अगर मैं आपको रेफ़र कराऊँ पुराना वाला तरीका जो आप टाइप्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन का नाम की अब कोई भी कीवर्ड नहीं है, आप डेफ बोलेंगे, अपने फंक्शन का नाम देंगे, उसी तरीके से राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कॉलन मीन्स कि आप फंक्शन का स्कोप स्टार्ट होने वाला है। नीचे लाइन पे आएंगे, स्पेस देंगे या टैब देंगे ताकि इंडेंटेशन रहे। वी ऑल नो पाइथन के अंदर इंडेंटेशन मैटर्स। और फिर आप क्या, जो भी पीस ऑफ कोड जो आप पाइथन के अंदर या इस पाइथन के इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर रखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे। मेक सेंस? गुड। और इन्वोक करने का तो मेरे प्यारे दोस्तों वही तरीका है, फंक्शन का नाम लिखो, राउंड ब्रैकेट्स लगाओ, इन्वोक हो जाएगा, बस। कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ लिखी हुई है, जब आप रूट के ऊपर कोई फंक्शन बनाते हैं, मतलब आपने एक फाइल बनाई main.py की और आपने उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट पे बने हुए आपके फंक्शंस, आपके वेरिएबल्स, आपके ऑब्जेक्ट, आपकी डिक्शनरी, आपके एरे, जो भी चीज़ें वो ग्लोबल स्कोप शेयर कर रहे होते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी याद होगा भाई, ग्लोबल और लोकल स्कोप, सही है। वही बात है कि अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो लोकल स्कोप के अंदर है, जब तक वो उसका स्कोप जारी है तब तक आपके वेरिएबल का स्कोप भी जारी है। लेकिन अगर आप फाइल के रूट पे कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो थ्रू आउट द फाइल एग्जीक्यूशन उसका स्कोप कायम दायम रहेगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस? कूल। तो इन्होंने यही बताया भाई। अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँ तो ये ग्लोबल स्कोप में या फिर लोकल स्कोप में ये फंक्शन, बोलो भाई, कौन बोलता है लोकल स्कोप है? कौन बोलता है ग्लोबल स्कोप है? ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। फाइल के रूट के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक नेस्टेड नहीं है, किसी चीज़ के अंडर नहीं आ रहा, चाहे कोई चीज़ को इनकैप्सुलेट नहीं करती, ये रूट का फंक्शन है, तो ये आपका ग्लोबल स्कोप शेयर कर रहा है। फंक्शन उसी तरीके से मॉड्यूल के तरीके से आपके फंक्शन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन वही जो कि आपको पाइथन ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिस तरीके से प्रिंट का फंक्शन है, आपको याद हो, इट्स अ फंक्शन जो कि आप बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। आपने इसको नहीं बनाया, ना ही कहीं से इंपोर्ट किया, आप डायरेक्ट पाइथन की फाइल में लिखते हैं प्रिंट, वो प्रिंट कर देता है। इसी तरीके से लेंथ मालूम करने के लिए एक फंक्शन है जो लेंथ कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ है जिनको आप सम करना चाहते हैं, तो पाइथन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक
फंक्शन देता है जिसका नाम सम है। इसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दें, ये आपको क्या दे देगा, उसका सम निकाल के दे देगा, उसका प्रोडक्ट बना के दे देगा। इसके बाद आता है भाई फंक्शंस डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। दूसरा तरीका यही है कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, जैसे आपने देखा था पहले मैंने पाइथन इंपोर्ट किया था, पाइथन के अंदर स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन मौजूद था, तो ये कौन सा आता है, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल। सही है, बिल्ट इन मॉड्यूल क्या हो गया, मैथ, और उसके अंदर डिफाइंड फंक्शन क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो एक था प्रिंट जो कि आउट ऑफ द बॉक्स इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, एक बिल्ट इन मॉड्यूल जो कि है तो बिल्ट इन लेकिन इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन, और उसके फंक्शन स्क्वायर रूट या पाई में इस्तेमाल करता हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और तीसरा और आखिरी आता है आपके पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि आप खुद बना रहे होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी, ग्रीट का जो भी आप बना रहे हो। जो ऊपर वाला था वो कौन सा था, ये वाला फंक्शन कौन सा है भाई, यूजर डिफाइंड है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है, ना तो ये बिल्ट इन है और ना ये किसी बिल्ट इन मॉड्यूल में मौजूद है। अच्छा, इधर एक और भी हो सकता था, 1 2 3 एक 4 भी हो सकता था मेरे हिसाब से। वो क्या हो सकता था, टाइप में, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर एक और, अगर मैं बनाता है डॉक्यूमेंटेशन तो मैं एक और ऐड करता हूँ, क्या होता है, थर्ड पार्टी इंपोर्ट्स के अंदर जो फंक्शन हो, ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। जो मैथ था, मैथ क्या था, बिल्ट इन मॉड्यूल था, लेकिन लेट से ये NumPy था जो कि मैंने इंस्टॉल किया था, जो रिक्वेस्ट था वो मैंने इंस्टॉल किया था, उसके अंदर डिफाइंड फंक्शन। तो अगर इन्होंने ये स्टैंडर्ड अलग से डिफाइन किया है तो मैं चौथा एक और डिफाइन करता, जो क्या होता, फंक्शन डिफाइंड इन थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। मेक सेंस, कूल। ये सिंपल इन्हें बताया हुआ है कि भाई ये आपने एग्जांपल दी है आपकी बिल्ट इन, सही है, जो कि पहली मौजूद है फंक्शन। ये इन्होंने एग्जांपल दी है फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन के राइट अवे रैंडम कुछ नहीं है, रैंडम एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, पहले उसको इंपोर्ट करूंगा, फिर उसके अंदर एक मेथड है रैंडम, उसको एक्सेस कर सकता हूं, तो ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन। और तीसरा जो इन्होंने बताया है ऊपर हमने देख चुके हैं हम, यूज़र डिफाइंड, जो कि हम खुद बनाते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके ऊपर, आप किसी तरीके से भी इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ये सबसे मिनिमल इसकी प्रेजेंटेशन है कि ये ऐसा हो सकता है। सिंटैक्स टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन, आपके पास आ गया फंक्शन, जो हमने बोला था फंक्शन का कीवर्ड जो डेफ कहलाता है, DEF, और इसके बाद आपके फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद इसके पैरामीटर्स आते हैं, जो आपको पता है कि फंक्शन पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। इसके बाद ये स्ट्रिंग आप देखेंगे अक्सर कि आपके फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग है, ये कहलाता है डॉक स्ट्रिंग, सही, ये कमेंट्स नहीं होते, ये वैसी आपके फंक्शन से रिलेटेड कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ये कोई ऐसी एडिशनल फंक्शनैलिटी भी ऐड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, ये बस समझिए आपकी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई मेरा फंक्शन ये कर रहा है, तभी इसको बोलते हैं फंक्शन डॉक स्ट्रिंग। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, तभी इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। मेक सेंस, कूल। इसके बाद आपका फंक्शन स्वीट आता है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपका एक्चुअल लॉजिक है जो कि आप लिख रहे होंगे, अब वो आपसे प्रिंट करा लें, वेरिएबल्स बना लें, कुछ भी जो भी आपने लॉजिक लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। इसके बाद आपका रिटर्न आता है, अगर आप फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, तो आप करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं करवाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पाइथन के अंदर फंक्शन से रिटर्न कराना लाजमी नहीं है। ऊपर आपने देखा था फंक्शन से मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया था, लेकिन फंक्शन रिटर्न करता ही करता है कुछ। अगर आप करेंगे एक्सप्लिसिट वे के अंदर तो जो आप करवा रहे होंगे रिटर्न वो रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट वे के अंदर फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे तो बिहाइंड द सीन्स पाइथन के अंदर फंक्शन फिर भी कुछ रिटर्न करेगा। वो क्या होगा, क्या होगा भाई, नन होगा, NONE, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या था, अनडिफाइंड। अगर आप नहीं करते कुछ रिटर्न एक्सप्लिसिट वे के अंदर तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होता था। पाइथन के अंदर अगर आप फंक्शन से कुछ एक्सप्लिसिट वे के अंदर रिटर्न नहीं करवाएंगे तो नन रिटर्न होगा, NONE, N कैपिटल होगा, N कैपिटल ONE, याद रखना। इसी चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये
डेफिनेशन, आपके फंक्शन का नाम। ये स्ट्रिंग इज नॉट अ कमिट, ये आपका कमिट नहीं है, सही है, जो आपने कमिट पढ़े हैं वो कमिट नहीं है, ये डॉक स्ट्रिंग कहलाता है। डॉक स्ट्रिंग आपके फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग है, जो कि आपके फंक्शन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है। लॉजिकली ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन वैसे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपका फंक्शन स्विट आ गया, जो कुछ नहीं है, लॉजिक है आपकी, आपने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया कि आप उस वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं। आप येलो दुपट्टे में चीज नहीं है, इसका क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा सा इसका क्या आउटपुट आएगा जी बताएं। हेलो वर्ल्ड, कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है भाई, हेलो वर्ल्ड आएगा। अच्छा, कौन बोलता है हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, सही है, हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। जरा गौर करें, ब्रेक डाउन करें। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने इस चीज़ को भले अभी भूल जाए, मैंने आपको बता दिया, जितना आपने उतना इसको जहन में रखना था, मैं आपको कंफ्यूज मत करें। बस नीचे आए, देखें मैंने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया, ग्रीट हेलो वर्ल्ड, और इस फंक्शन से मैंने रिटर्न कर दिया वो वेरिएबल। तो टेक्निकली क्या रिटर्न हो रहा है इससे, हेलो वर्ल्ड। जब मैंने फंक्शन इन्वोक किया तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग का हेलो वर्ल्ड रिटर्न किया, जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। और जब मैंने नीचे उस वेरिएबल को प्रिंट कराया तो टेक्निकली ये मैसेज क्या स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, हेलो वर्ल्ड, दैट सिंपल। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, इसको ज़रा देखिएगा गौर से, ये क्या है। पाइथन यूजेस पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपका इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है, बूलियन आ जाता है, टपल आ जाता है, आर अनचेंज्ड, बारहा डिस्कस कर चुके हैं। वाइल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट, जो कि अपडेट हो सकता है। अगर आपको ये फंक्शन चला के समझ आ गया ना ये क्या हो रहा है, आपको पास्ट बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ आ जाएगा। तो इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक मॉडिफाई वैल्यू ये ऊपर वाली दी हुई है, और नीचे मॉडिफाई लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, आपके मज़े, आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स इट। लेकिन खैर मैं नहीं करवा रहा ये। स्टार्ट में थोड़ी सी फंक्शन की निटी ग्रिटी डिटेल। जिस तरीके से अभी तक आप फंक्शन देख रहे थे, मेरा फंक्शन कोई आर्गुमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। आर्गुमेंट पैरामीटर यू ऑल नो, ठीक है, कि फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल हो जिसको मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकूँ। तो वही है कि आप अब क्या कर सकते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट्स है इसके अंदर वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, और जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ तब इसके अगेंस्ट में वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया कि भाई हेलो डॉट फॉर्मेट, जो मेरा पसंदीदा तरीका है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा पर्सनल ये फेवरेट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा उसके क्लोज है। तो आपने क्या किया, हेलो लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, डॉट फॉर्मेट और नेम लगाया, तो नेम की जो भी वैल्यू होगी वो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आके सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी। मेक सेंस? तो क्योंकि नेम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अली है, तो फर्स्ट टाइम पे क्या प्रिंट होगा, हेलो अली, फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो उमर, और फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो उस्मान। मेक सेंस? अच्छा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वैल्यू कुछ नहीं बताई, तो क्या रिटर्न होगा, नन। सही, अगर आप सिर्फ रिटर्न भी लिख रहे हो, कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तब भी रिटर्न क्या होगा, नन ही होगा। और अगर आप रिटर्न भी नहीं देंगे तब भी रिटर्न नन ही होगा। सिर्फ जब आपको एक्सप्लिसिट वैल्यू रिटर्न करेंगे तभी आपकी वैल्यू कंसीडर होगी, वरना दोनों केसेस के अंदर रिटर्न ना दो या सिर्फ रिटर्न का कीवर्ड दो, दोनों तरीकों में नन ही ट्रिगर होगा। ये चीज़ समझ आ रही है भाई? ये किस किस को समझ आ रहा है इतना पीस ऑफ कोड? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, ये समझ नहीं आ रहा तो घबराहट की बात है। ये किसको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर? किसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों दिए हैं? इसका आंसर मेरी लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना स्ट्रिंग की, उसमें छुपा हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट्स मैंने क्यों दिए हैं। याद है भाई? स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सारे थे, जिसमें से डॉट फॉर्मेट का भी एक तरीका था। अगर मुझे अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो मैं वेरिएबल की जगह प्लेस होल्डर के तौर पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ और फिर डॉट फॉर्मेट लगा के वेरिएबल पास कर सकता हूँ। तो मेरे वेरिएबल इस
प्लेस होल्डर या इस कर्ली ब्रैकेट्स की जगह ले लेंगे। तो टेक्निकली हेलो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रहेगा, हेलो नेम की जो भी वैल्यू होगी वो आगे सेट हो जाएगी। ये थी ना मेरी वैल्यू, ये नीचे दी भी है ना, ये यहाँ पे मैंने अली दिया है, तो टेक्निकली अली यहाँ पे आके सेट हो गया और फिर यहाँ पे अली आ गया। तो एट द एंड निगेट उसका इक्वल टू हुआ कि भाई नहीं है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और आपके पास ये तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये आपके पास सिंपल आ गया भाई, एक्स के अंदर 10 है, वाई के अंदर 20 है, इक्वल टू है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ट्रू है, बाकी ग्रेटर देन, लेस देन, पूरा वही टाइप स्क्रिप्ट वाला काम है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, एंड और नॉट। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस अगेन। एंड किसको देख रहा होता है, किसको ढूंढ रहा होता है, एंड फॉल्स। और किसको ढूंढ रहा होता है, नॉट क्या करता है, उलट देता है, ट्रू को फॉल्स करने की सलाहियत, काबिलियत, ताकत रखता है, और फॉल्स को ट्रू करने की सलाहियत, ताकत और पावर रखता है। वही एल्स स्टेटमेंट है, पहले सिर्फ एल्स में बताया था कि भाई इफ़ के बाद आप एल्स भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप एलिफ, सही है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, लेकिन इट्स एलिफ, एल्स इफ, तो आप लगा सकते हैं। मल्टीपल आप स्टेटमेंट्स या फिर एक्सप्रेशन या कंपैरिजन्स पास कर सकते हैं, ये हो, ये हो, ये हो, ये कुछ भी ना हो तो फिर एल्स पास कर दीजिएगा। आपको पता है आप इफ़ के अंदर मल्टीपल और भी पास कर सकते हैं कि भाई ये चेक हो जाए तो इसके अंदर जाओ, लेकिन राइट अवे कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, इसके अंदर नेस्टेड भी कंपैरिजन्स मौजूद है, उनको भी कंपेयर करो, फिर इवेल्युएट करना कि क्या चीज़ चलनी चाहिए क्या नहीं। नेस्टेड आपने जिस तरह के नेस्टेड लूप्स पढ़े, नेस्टेड आपके पास सिर्फ एल्स भी होते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिकल है, ये इन्होंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है भाई। अच्छा मज़े की बात, प्रॉम्प्ट दिया था, खुद नहीं बनाया, मैंने आपको दिखाया था ना कि ये शीट कोलैब के ऊपर आप एआई सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए कोड जनरेट कर सकते हैं, सही। तो इन्होंने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इसने खुद ही एआई ने, जो जेमिनी इस्तेमाल करता है, उसने आपको कोड जनरेट करके नीचे दे दिया है। तो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेटर है सिंपल। इसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि ग्रेडिंग की है कि भाई इसकी 80+ से ज़्यादा आई है तो इसका A+ है, 80 से कम आई है, 70 से ज़्यादा है तो A है, सेम गोस्पोर्ट नीचे तक D तक या फेल तक जहाँ पे आप जा सकते हैं वो है। ये असाइनमेंट भी हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किया हुआ है, बनाया हुआ है, कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। अच्छा ये मैच केस, मैच केस क्या है ये भी कंट्रोल फ्लो, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट आपके जहन में टाइपस्क्रिप्ट का अंदर आ रहा है? स्विच केस सबके जहन में आता है, बट इट्स नॉट अ स्विच केस। ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, सही है। ये स्ट्रक्चर मैचिंग भी करने की सलाहियत रखता है, ये गाइड करने की भी सलाहियत रखता है। अब वो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। Python introduced the match case statement in Python 3.10। तो जो पुराना अगर आप में से कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहा है Python का तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये मैच केस इंट्रोड्यूस ही आफ्टर 3.10 हुआ है। मेक सेंस? कूल। अच्छा ये मेन चीज़ है, इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल पैटर्न। जो वहाँ पे स्विच केस था ना वो बस इक्वालिटी चेक के ऊपर चलता था टाइपस्क्रिप्ट का, कि भाई ऊपर केस के अंदर डाल देते थे अपनी, जो आपका स्टेटमेंट का स्टार्ट होता है वहाँ पे अपनी वेरिएबल पास कर देते थे और नीचे केसेस बना देते थे कि भाई केस के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। किसकी बात कर रहा हूँ? टाइपस्क्रिप्ट की। तो जिसके अंदर भी उसकी वैल्यू मैच करती थी वो उसका एक्सप्रेशन या उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देता था। दिखने में मैच केस भी उस तरीके का ही, अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपको स्विच केस ही जहन में आ रहा होगा, ये इतना है, सही। ऊपर तो इन्होंने फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैच कोड बताया हुआ है। कोड 200 है, 400 है, 404 है। वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट था टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पे क्या है? अंडरस्कोर है, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब डिफ़ॉल्ट, ऊपर में से कोई भी केस मैच ना करे तो ये डिफ़ॉल्ट चला देना। तो आप पहले इतनी चीज़ को देख लें कि मेरे पास एक वेरिएबल था कोड, मैंने बोला मैच करो। अच्छा यहाँ पे आपने वेरिएबल दिया और नीचे आप उनकी वैल्यू मैच करें। अगर कोड 200 होगा तो क्या प्रिंट होगा? ओके। क्या ये प्रिंट होगा? क्या ये प्रिंट होगा? क्या ये होगा? टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्लिसिट ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती थी, वरना वो नीचे चेक करता रहता था।
यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका केस मैच कर गया वो वाली चीज़ चल जाएगी। मेक सेंस? ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं किया तो आपके पास क्या चलेगा? अननोन स्टेटस। पहले 200 पास किया था, 200 के लिए मेरे पास केस था जो कि प्रिंट क्या करना था? ओके। तो आप देख सकते हैं जब चेक स्टेटस फंक्शन के अंदर मैंने 200 पास किया, जो फंक्शन के अंदर कुछ नहीं था, मैच केस ही था, तो मेरा 200 वाला चेक चला और उसने प्रिंट होके चला दिया। 404 के लिए उसने क्या चला दिया? नॉट फाउंड चला दिया। आप देख सकते हैं आउटपुट। और जब 500 था तो ना 200 मैच किया, ना 400 मैच किया, ना 404 मैच किया, तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चल गया जो क्या था? अननोन स्टेटस। मेक सेंस? अच्छा, इन्होंने बताया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बस इतनी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। आगे नया वाला टॉपिक है, मैच केस की एक अच्छाई है कि ये स्ट्रक्चर को भी मैच कर सकता है। लेट्स से आपने कोई ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का तो पूरा की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना इसके अंदर, यूज़र इज इक्वल टू मुबशिर, एज इज इक्वल टू ये, हैबिट इज इक्वल टू ये, जो कि आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर ऊपर तो आप अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे कोड की जगह, और नीचे अपना पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर की भी मैचिंग करेगा कि किस ऑब्जेक्ट का किस केस के साथ स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देगा। ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर भी नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं बता दूँ। अगर भूल जाए आपके क्वेश्चन ने ऐसी कोई चीज़ बताई थी तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि स्ट्रक्चर पैटर्न के ऊपर मैचिंग करने की सलाहियत रखता है। एग्जांपल्स में नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से खुद ही गूगल पे या चैट जीपीटी पे लिखेंगे कि यार मुझे एग्जाम्पल दे दो, तो अच्छी सी एग्जाम्पल आपको दे देगा। नीचे मेरे प्यारे दोस्तों लूप है, लूप भी कुछ नहीं है, हमने एक लूप भी चला के देखे हुए। ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने लिस्ट के ऊपर फॉर का लूप चलाना, अच्छा, अपने आप चाहते हैं फ्रूट्स के ऊपर लूप चलाना, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर फ्रूट। ये फ्रूट क्या है? ये आपका ऊपर वाला वेरिएबल नहीं है, वो फ्रूट्स है। ये आपकी आइट्रेशन का वेरिएबल है, आप इसको आई भी बोल सकते हैं, जो कि यूजुअली हम बोलते हैं कि करंट आइट्रेटर, जो कि पूरे एरे में जो आइट्रेशन चल रही है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो बस आपने क्या कर दिया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरे लिस्ट को। और फ्रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स को नहीं, ये थोड़ा सा अपडेटेड काम हुआ है, इंडेक्स को नहीं, आपके एक्चुअल एलिमेंट को, ठीक है। अरे मज़े की बात, इन्होंने पता नहीं नीचे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन अपने लिए एक होम असाइनमेंट लिखें। इंडेक्स को कैसे हासिल करें? एलिमेंट दे रहा है, इंडेक्स को कैसे हासिल करें? सही है, थोड़ा सा ट्विक करना है, इंडेक्स में मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए मेरा सवाल कि भाई ये कैसे मिलेगा कि भाई 0 1 2 इंडेक्स अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये तो एक्चुअल एप्पल, बनाना और चेरी लेके दे रहे हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। फ्रूट के अंदर क्या कैसे हो रहा है? एक्चुअल एलिमेंट्स। अगर मैं इंडेक्स हासिल करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? होमवर्क लिखिए अपना ये। अगेन वही, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, इसने क्या कर दिया, इसने स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप चला दिया और लूप चल गया है। पता है ना क्यों चल गया है? पता है ना भाई, सीक्वेंस टाइप है, इंडेक्स इन्वॉल्व थे, पाइथन 0 पे था, तो फर्स्ट टाइम पे लेटर की जगह क्या आ गया? पी आ गया पाइथन, फिर वाई आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, इसलिए करेक्टर बाय करेक्टर पूरा पाइथन प्रिंट हो गया। मेक सेंस? खूब। अच्छा, एक मज़े की बात, अगर आप चाहते हैं आपका लूप चल रहा है और जब लूप खत्म हो जाए, तो जैसी लूप खत्म हो, मैं कुछ रन करना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं कोई कोड की एग्जीक्यूशन कराना चाहता हूँ, तो पाइथन के अंदर एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है, जैसे इफ़ के बाद आप एल्स लगा सकते हैं ना, इफ़ के बाद आप एल्स लगाते हैं, तो आप फॉर के अपना जो लूप है उसके बाद भी एल्स प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये मकसद नहीं है कि या तो फॉर चलेगा या फिर एल्स चलेगा, नहीं 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 नहीं, इसका एक कदर मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि भाई जब पूरा फॉर का कोड चल जाए तो फिर मेरा एल्स का कोड प्रिंट कर देना, ठीक है। मेक सेंस? कोई ऐसा इसका खास यूज़ केस अभी आपके लेवल पे नहीं, आप बोले भाई मैं नीचे वैसे ही प्रिंट कर दूं, ठीक है, अलग से प्रिंट कर दूं, तो लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ अचीव कर सकते हैं, ताकि अगर आप ऐसे कभी सिनेरियो में फंसे तो यू नो कि लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद मैं अपना कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ फॉर के साथ एल्स को
इंटरलिंक करके। मेक सेंस? तो आप देख सकते हैं जब मैंने कोड चलाया तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 था, आपका 1 2 3 4 5 चला। जब पूरा लूप कंप्लीट हो गया तो आपका एल्स का प्रिंट चल गया जो क्या था, लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेक सेंस? कूल। अच्छा, अब ब्रेक, कंटिन्यू ब्रेक टाइप्स के अंदर पढ़ा था ना भाई। ब्रेक मतलब लूप को ख़त्म कर दो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने मेरी बात पे गौर किया हो तो एल्स कब चलता है, जब फॉर का लूप सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही बोला था ना भाई मैंने। अगर मैं बीच में ही अपने लूप को ब्रेक कर दूं तो क्या एल्स चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, बीच में मैंने तोड़ दिया। तो एक सिनेरियो आ गया, सही है, इस्तेमाल करने का, कि मैं चाहता हूं कि भाई जब पूरा कोड इसका फॉर का पूरे एरे को या जो भी मैंने चीज़ दी उसको पूरे को आइट्रेट कर दे तभी मेरा फॉर चले। लेकिन अगर मैंने बीच में ब्रेक कर दिया तो मेरा एल्स नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं इसने क्या किया हुआ है, फॉर नंबर इन नंबर्स। तो फर्स्ट टाइम 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 को प्रिंट करेगा और फिर क्या चेक करेगा कि क्या नम इज इक्वल टू 3 है। हर बार चेक करेगा, 1 के लिए भी चेक करेगा, 2 के लिए भी चेक करेगा, लेकिन तब क्या हो रहा होगा, फॉल्स। तो इफ नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका नंबर 3 आएगा, ये आएगा, तो इफ क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो आपका प्रिंट ब्रेकिंग द लूप चलेगा और ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा तो क्या ये चलेगा? अरे यार इन्होंने ये गलत कर दिया ना, ये नहीं देना चाहिए था, फिर आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो नहीं चलेगा। क्यों? एल्स जो कि फॉर के साथ मिला हुआ है, वो एल्स तभी चलता है जब आपका फॉर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। पूरे से मुराद क्या है कि जिस एरे पे, जिस स्ट्रिंग पे वो चल रहा है, उसके एक एक एलिमेंट को वो अपने लूप के अंदर इन्वॉल्व कर ले। मेक सेंस? कूल। ये इन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ, एग्जाम्पल्स दिए हैं कि भाई आपने अगर कोई चीज़ सर्च करनी है अपने उसके अंदर एरे के अंदर तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टेक्निकली वही ऊपर वाली एग्जाम्पल है। ये इन्होंने क्या किया हुआ भाई, इन्होंने रेंज पढ़ा था ना, रेंज। तो अगर आप अलग से वेरिएबल ऊपर नहीं बनाना चाहते, आप बस लिखें 5, तो आपको 0 से लेके कहाँ तक की रेंज दे देगा, 4 तक। तो आप उस पर लूप थ्रू कर सकते हैं। ये भी देखो एग्जांपल दी हुई है। वाइल लूप, यू नो कि फॉर जैसे आपने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा था वैसे वाइल लूप भी होता है, तो यहाँ पाइथन में आपके पास वाइल लूप होता है। लेकिन मज़े की बात, हम बस अभी 2 ही लूप देख रहे हैं, एक फॉर इन लूप और एक वाइल लूप। इसके अलावा हम फिलहाल कोई लूप नहीं देख रहे। वाइल भी वही है, वाइल आता है उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आती है जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जब तक ट्रू होगी वाइल के अंदर का कोड चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी इट विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। अब अपने फॉर लूप के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं, ऊपर दिखा चुके हैं, एक्सप्लिसिट बताया हुआ है, कुछ नहीं है। फॉर के अंदर आपने इफ एल्स को इस्तेमाल कर लिया। नेस्टेड लूप का क्या मुराद है भाई? लूप के अंदर लूप, यार एक लूप बना है उसके अंदर एक और लूप बना दो, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। नेस्टेड लूप कहलाता है। ये एक एग्जांपल दी हुई है आपको, आप देखिएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया हुआ है, तो 1 से लेके 6 तक का टेबल लिखना है। मैं ये यहाँ पे बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। ये आपने पढ़ना है और इसको समझना है, ये आपने देखना है, लेकिन इसको अलग से अपने पास लिख लें, इसको एज असाइनमेंट लें। कोड समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 6 से मुराद क्या है कि पहले 1 का पूरा टेबल चलेगा, फिर 2 का चलेगा, फिर 3 का चलेगा। आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने ये दिया, 2 का चलेगा, 3 का चलेगा, 4 का चलेगा, 5 का चलेगा और 5 पे ब्रेक हो जाएगा। उन्होंने चेक लगाओ कि भाई 6 से कम हो, और रेंज आपने पास की हुई है ऊपर 1 से लेके 6 तक की। तो जब 6 दिया हुआ तो 6 से मुराद क्या है, कहाँ तक चलेगा, 5 तक। ओके, एक्सक्लूसिव होता है। ये भी आपको एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है आपको, ये भी बड़े मज़े की है। फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर 24। इसमें क्या कर रहे हैं बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग नहीं समझ पाए। तो वो तमाम नंबर को प्रिंट किया हुआ है और एक एरे के अंदर पुश कर दिया है जो
नंबर 24 को मतलब डिविजिबल बाय 24, नॉट सॉरी डिविजिबल बाय 24 इज डिविजिबल बाय वो नंबर इन्हें प्रिंट कर दिया। तो 1 24 से डिवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली, 2 कर सकते हैं 12 आएगा, 3 कर सकते हैं, राइट? आता है ना भाई? 3 की टेबल में 24 आता है ना? कितने सा? कितने सा? अच्छा, 4 के टेबल में आता है 24, आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है और 24 इटसेल्फ में आता है। तो ये बता रहा है। मैंने आपको इतना बता देगा, आपको पता चले कर क्या रहे। अब इस कोड को समझना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, शीट कंप्लीट।